डॉक्टर बनने में इंटरेस्ट है, पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं। आधे से ज़्यादा बच्चे तो पूरे साल दिमाग में यही सोचते रहते हैं कि बॉटनी पढ़ाई क्यों रहे हैं, मुझे तो इंसानों का डॉक्टर बनना है, मैं पेड़ पत्तियां पढ़कर क्या करूँगा। मैम जैसे कई बार चीज़ें आती हैं, पर्टिकुलर टॉपिक भी आता है, लेकिन जब एग्ज़ाम देने जाते हैं उस क्वेश्चन में पढ़ते हैं मैम, वो कर भी लेते हैं, लेकिन कभी कभी कॉन्फिडेंस ना होने की वजह से वो क्वेश्चन गलत हो जाता है। उसको मैम कैसे सुधारें, कैसे वो कॉन्फिडेंस लाएं कि मैम मेरे को आता हुआ टॉपिक भी उसका क्वेश्चन कभी गलत ना हो। सही बात है मैम, हम तो पूरा साल से पढ़ रहे हैं, हम तो कोटा आए हैं पढ़ने, या जहाँ पर भी हैं आप या घर पे पढ़ रहे हो, तो पढ़ने क्यों नहीं कॉन्सेप्ट क्लियर होता। मूवी की स्टोरी भूल जाते हो कि 2 पिक्चरों की स्टोरी में कंफ्यूजन हो गया। एनिमल मूवी में क्या हुआ था और पुष्पा पुष्पा में क्या, कभी नहीं भूलते हम क्यों नहीं भूलते? क्योंकि अब कंसेप्ट कैसे क्लियर करें। देखो एक टेक्निक मैं बताती हूँ जो मैं एक्चुअली सालों से यूज कर रही हूँ, मतलब मैं अपने स्कूल टाइम से ऐसे ही पढ़ती हूँ। मुझे बहुत बाद में जाकर, अभी 1-1.5 साल पहले जाकर पता चला कि इस टेक्निक का कुछ नाम भी है। ये प्रॉब्लम्स होती है। देखो नीट जो है, जैसा कि आपको हर कोई बोलता है, बहुत ज्यादा दिमाग का कंपटीशन नहीं है। पूरी दुनिया को मालूम है कि वो पतली पतली, ज्यादा मोटी भी नहीं है, इतनी पतली पतली 2 NCERT की किताबें, 11th और 12th बायोलॉजी, उसी से पूरे क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो नीट का जो एग्जाम है उसमें बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट क्वेश्चन IQ नहीं चाहिए, बट उसमें बेसिकली वो ये चेक करते हैं। सो वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन। मेरा नाम डॉक्टर आकांक्षा अग्रवाल है। आप में से कुछ लोग शायद मुझे जानते होंगे, कुछ नहीं जानते होंगे, तो मैं एक बार बस 1 मिनट में अपने आप को इंट्रोड्यूस कर देती हूँ, क्योंकि अगले 1-1.25 घंटे आप जिसको सुनने वाले हैं उस पर ट्रस्ट होना बहुत ज़रूरी है, और शायद मेरा इंट्रोडक्शन आपको मुझ पर ट्रस्ट करवाने के लिए काफ़ी होगा। मेरे स्टूडेंट्स मुझे प्यार से गुरुमा बोलते हैं। 10 साल से ज़्यादा से बॉटनी, ज़ूलॉजी, कंप्लीट बायो, ऑनलाइन ऑफलाइन आप लोगों को पढ़ा रही हूँ। मैं खुद एक MBBS MS गायनैक प्रैक्टिसिंग डॉक्टर हूँ, इनफर्टिलिटी सुपर स्पेशलिस्ट हूँ। खुद ने अपना ऑल इंडिया PMT 12th के साथ क्रैक किया था, प्री PG अपने फाइनल प्रॉफ के साथ क्रैक किया था। और ये सब मैं सिर्फ इसलिए बता रही हूँ कि आपको ये यकीन हो जाए कि ये जो सुपर फास्ट याद करने का मैं आपको आज सेशन लेने वाली हूँ, मैंने भी अपने जीवन में किया हुआ है। मैंने भी अपना नीट ऑल इंडिया PMT क्लियर किया है, मैंने भी अपना प्री PG क्लियर किया है, यानी मैं भी वो स्टूडेंट लाइफ से गुजरी हूँ, कुछ अचीव किया है। तो मेरा पर्सनल अनुभव एज अ फैकल्टी और जो मेरी खुद की जर्नी रही है एज अ डॉक्टर, एज अ स्टूडेंट, वो आपके काम आ पाए। तो जैसा मैं देख पा रही हूँ काफ़ी सारे स्टूडेंट्स आए हैं, हालांकि अभी नीट आने ही वाला है, फिर भी आप लोग आए हो मुझे सुनने के लिए। और मुझे ऐसा लगता है कि उसमें एक बहुत बड़ा कारण है कि आपको ये जो शब्द दिख गया, चीट कोड, तो कितने बच्चे हैं जिन्हें ऐसा लग रहा है कि आज गुरुमा कुछ ऐसा मंत्र बता देंगी, जादू बता देंगी कि बस मैं इसे कर लूँगा तो मुझे जो याद नहीं होता वो याद होने लग जाएगा। ईमानदारी से एक बार हाथ उठाओ, कितनों को ऐसी कुछ उम्मीद है मुझसे आज? सत्य बात होगी, लेकिन घोर सत्य बात होगी। तो सबसे पहले तो अगर आपके पास में कॉपी पेन है तो वो निकाल लीजिए। उसका रीज़न ये है कि मैं जो बातें बताऊंगी, प्लीज़ आपस में मत बात करिए, मैं जो बातें बताऊंगी उसमें से आपको जो बात अच्छी लगे, जो आपको लगता है कि ये आपके ऊपर एप्लीकेबल है, उसे शॉर्ट में नोट डाउन कर लो। वरना ऐसे सो कॉल्ड मोटिवेशनल सेशंस के साथ होता क्या है, हम आते हैं, हम सामने वाले को मंत्रमुग्ध होकर सुनते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली उसकी ऊर्जा हमसे ज़्यादा है जो हमारे सामने खड़ा हुआ है। तो एक फैसिनेशन होता है, एक इंस्पिरेशन होती है, हम सुनते हैं, हम यूँ सुनते रहते हैं, हमें लगता है आहा मैडम भी डॉक्टर है, मैं भी डॉक्टर बन जाऊँगा या बन जाऊँगी। बहुत खुश होते हैं, थोड़ी स्माइल चेहरे पर आती है, बीच बीच में शेरो शायरी या कुछ अच्छी मोटिवेशनल बात कर दी तो तालियां बजती हैं, हंसते हंसते आप बाहर जाते हो और सब कुछ रफू चक्कर, कुछ याद नहीं रहता। आप अप्लाई तो कुछ कर ही नहीं पाते। और अगर इस सेशन को सुनकर आपने अप्लाई नहीं किया तो ये पूरा समय मेरा भी बर्बाद है और आपका भी बर्बाद है। तो जिसको जो बात अच्छी लगे, सही लगे, एप्लीकेबल लगे, वो नोट डाउन कर लो शॉर्ट में और उसे अप्लाई करना सबसे ज़रूरी। मैं हमेशा बोलती हूँ, ये मेरा फेवरेट इंसिडेंस है कि जादू द्रोणाचार्य में नहीं था, जादू एकलव्य में था। द्रोणाचार्य तो सिखाने को भी तैयार नहीं थे, हम तो सिखाने को भी तैयार हैं, लेकिन फिर भी एकलव्य ने द्रोणाचार्य की सारी विद्या ग्रहण की थी। वो उसका जादू था, वो उसकी महानता थी।
तो गुरु से ज़्यादा महानता शिष्य की होती है कि वो उन बातों को कितना अप्लाई करते हैं रियल लाइफ के अंदर। आज का सेशन मैं कुछ क्वेश्चंस के साथ शुरू करूंगी। अगर आप मेरे साथ एग्री करते हैं तो हाथ उठाना, ताकि मुझे पता चले अपन सही लाइन पे जा रहे हैं। सबसे पहले, कितने स्टूडेंट्स हैं जिन्हें याद करने में प्रॉब्लम होती है? याद करने में प्रॉब्लम होती है, हाथ उठाइए। अब चाहे वो बायो के एग्जाम्पल्स हो, फॉर्मूलेज हो, डेरिवेशंस हो, व्हाटएवर, चल ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, कितने स्टूडेंट्स हैं जिन्हें याद तो कर लेते हैं पर याद रखने में प्रॉब्लम होती है? ठीक है, चलो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। कितने स्टूडेंट्स हैं जिन्हें एक लेवल पर याद तो आता है पर दो ऑप्शंस में कंफ्यूज आ जाते हैं? कंफ्यूज आ जाते हैं भाई, हाथ उठाइए जरा, दोनों हाथ उठाओ, ठीक, चलिए ग्रेट। कितने स्टूडेंट्स हैं जिन्हें लगता है उन्होंने याद किया, वो बेचारे बच्चे बहुत मेहनती हैं, वो बार बार रिवाइज भी करते हैं, फिर भी उन्हें दिन भर बैकग्राउंड में एक आवाज चलती रहती है कि मैं भूल जाऊंगा या भूल जाऊंगी, मुझे एग्जाम में याद नहीं आएगा, कहीं मैं गड़बड़ नहीं कर दूं। कितने लोगों को ऐसा लगता है कि कहीं मैं भूल नहीं जाऊं एग्जाम में, मैं भूल नहीं जाऊं? बहुत अच्छी बात है, नहीं लगता तो अच्छी बात है। जितनों को लगता है, बेचारों ने डरते डरते ऐसे हाथ उठाया, आसपास देखा कोई उठा नहीं रहा, पूरा हाथ उठाओ जिसको लगता है हमेशा एक आवाज रहती है कि कहीं मैं भूल नहीं जाऊं। लगता है? अच्छा। कितने लोग हैं जो कंफ्यूजन में गलत कभी ना कभी एग्जाम में कर देते हैं, टेस्ट के अंदर? तो मेरे प्यारे प्यारे नादान परिंदों, अगर आप कंफ्यूज होकर गलत कर रहे हो तो आप भूल ही तो रहे हो। अगर आप कंफ्यूज होकर गलत कर रहे हो तो आप भूल ही तो रहे हो। अगर आपको याद रहता है तो फिर आप कंफ्यूज कैसे हो सकते हो, फिर गलत कैसे हो सकता है? तो इस प्रश्न को दोबारा बोलती हूँ, अब बताओ कितने लोग हैं जो एक्चुअली भूल जाएंगे कहीं ना कहीं किसी ना किसी क्वेश्चन में? ये प्रॉब्लम्स होती है। देखो नीट जो है, जैसा कि आपको हर कोई बोलता है, बहुत ज्यादा दिमाग का कंपटीशन नहीं है। ऑनेस्टली स्पीकिंग, हर सब्जेक्ट में 500, 600, 400, 200 टाइप के क्वेश्चंस हैं और उन्हीं में से आता है। पूरी दुनिया को मालूम है कि वो पतली पतली, ज़्यादा मोटी भी नहीं है, इतनी पतली पतली 2 NCERT की किताबें, 11th और 12th बायोलॉजी, उसी से पूरे क्वेश्चंस आने वाले हैं। फिर भी कितने स्टूडेंट्स हैं जो 320 आउट ऑफ 360 या उससे ज़्यादा स्कोर कर पाते हैं? बहुत कम। सबको पता है कि बस उसे ही रटना है, फिर भी नहीं कर पाते हैं। पढ़ते भी हैं, पूरा साल समझते भी हैं, बेचारे बार बार रिवाइज भी करते हैं, फिर भी मार्क्स स्कोर नहीं कर पाते हैं। तो नीट का जो एग्ज़ाम है उसमें बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट क्वेश्चन, IQ नहीं चाहिए, बट उसमें बेसिकली वो ये चेक करते हैं, क्योंकि आप डॉक्टर्स बनने वाले हैं, तो आप स्ट्रेस कितना झेल सकते हो। एज अ डॉक्टर आप कम टाइम में, जब आपके पास टाइम कम है, जैसे मैं मेरी बात करूँ, मैं गायनेक हूँ, नॉर्मल डिलीवरी हम ट्राई कर रहे थे, नॉर्मल डिलीवरी में बर्थ कैनाल में बच्चा अटक गया, उसकी हार्ट बीट लो जा रही है, हमें पता है अगर जल्दी से जल्दी इसे सिजेरियन सेक्शन में कन्वर्ट नहीं किया, ऑपरेट करके बच्चे को बाहर नहीं निकाला, तो वो मेंटली रिटार्डेड हो सकता है, क्योंकि उसको ऑक्सीजन की कमी हो रही है ब्रेन में, वो फिजिकली रिटार्डेड हो सकता है, वो मर तक सकता है। उस समय पर उस नॉर्मल डिलीवरी को ऑपरेशन में कन्वर्ट करना, उसके घर वालों को सब कुछ समझाना, एक्सप्लेन करना, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को यही लगता है कि डॉक्टर बिना बात के ऑपरेशन करते हैं, ज़रूरत नहीं थी, सारे रिश्तेदार तो बैठे ही हैं इनकी तरह विशेष टिप्पणी देने के लिए। तो उस बीच में ये सारा स्ट्रेस झेलने, ये बहुत अच्छा स्टूडेंट है, मैंने ऐसी मस्ती के लिए बोला, तो ये सारा स्ट्रेस, आपको मदर का भी ध्यान रखना है, मदर को कुछ नहीं होना चाहिए, आपको उस बच्चे का ध्यान रखना है, उसे कुछ नहीं होना चाहिए, आपको फैमिली का कंसेंट भी चाहिए, आपको OT भी प्रिपेयर करना है, तो आपको अपने असिस्टेंट्स को भी सारा इंस्ट्रक्शंस देने। उस बीच में आप ये सब कैसे हैंडल करते हैं? इसीलिए नीट के अंदर इतने सारे क्वेश्चंस और इतना कम टाइम दिया जाता है कि आप कितना झेल पाते हैं एग्जाम प्रेशर को। और इसके लिए अगर आप पूरी तरीके से तैयार नहीं हो, मतलब नीट में सोचने का टाइम नहीं है, क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन आंसर, आप बैठ के सोच नहीं सकते वहाँ पर, आता है या नहीं आता है, और इसी बीच में सारा खेल होता है। और दूसरा रीज़न ये होता है जो नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स हैं, 25 लाख बच्चे जो दे रहे हैं, भाई 25 लाख के 25 लाख सीरियस नहीं है, अपन 10 लाख भी मान लें सीरियस है, बाकी चलो 12th वाले होंगे जो एक बार यूं ही दे रहे हैं, बाकी होंगे जो पढ़ नहीं पाए किसी कारण से,
फिर भी 5 लाख तो होंगे जो बहुत सीरियस होंगे, जिनके बीच में एक्चुअली तगड़ा कंपटीशन है, जो 550 से और 700 के बीच के हैं, और उसमें से भी वो गवर्नमेंट सीट्स चुनिंदा जो हैं। यानी प्रेशर, स्ट्रेस और डबल कर दिया गया। हर कोई डॉक्टर बनना चाहता है। डॉक्टर एक ऐसा शब्द है कि जैसे ही आप डॉक्टर बनते हैं ना, आज ही अभी एक वीडियो बनाकर आई हूँ मैं, मेरे को बोला था बच्चों को मोटिवेट करने के लिए, मैडम एक रील बनानी है, लाइफ चेंजेस आफ्टर डॉक्टर। तो क्या चेंज होता है, तो अभी अभी बनाकर आई हूँ। सबसे बड़ा चेंज होता है, इतनी इज्जत मिलती है, इतनी इज्जत मिलती है जो जिंदगी में कभी नहीं मिली। मेरे को आकांक्षा नहीं बोलते हैं, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब। वही रिश्तेदार जो बोलते थे ये देखो, ये तो अपने कज़न की, मतलब मेरे बुआ के बेटे की शादी थी, मैं गई नहीं थी 12th में, खूब ताने मारे, घर वालों को खूब ताने मारे, तुम्हारी छोरी पढ़ रही है, हमारे बच्चे तो पढ़े ही नहीं है, एक दिन आ जाएगी तो क्या हो जाएगा। और वही बुआ क्या बोलती है रिजल्ट के बाद में, अरे इसको तो डॉक्टर बनना ही था, ये तो बहुत डेडिकेटेड थी, ये तो शुरू तो अपने भाई की शादी में भी नहीं आई थी, इसके तो हमको शुरू से ही पूत के पाँव पालने में हमको तो दिखता ही था ये डॉक्टर बनेगी। सारा व्यवहार बदल जाता है। ना सिर्फ आपका, आपके माता पिता, आपकी फैमिली का इतनी इज्जत होती है। हर उम्र, हर ओहदे के लोग आपको डॉक्टर साहब ही बोलेंगे, मरते दम तक आप डॉक्टर ही हैं। ये तो एक बात मैं बता रही हूँ, अभी उस टॉपिक पर नहीं जाएंगे क्योंकि आज का वो विषय नहीं है। तो इसीलिए नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स भी बहुत ज़्यादा है। कई जगह पर बच्चे खुद बनना चाहते हैं, कई जगह बच्चों को इतना नहीं भी होगा चाहे तो घर वालों को लगता है कि यार हमारे घर से एक सपूत या एक सपूतनी डॉक्टर तो बने, हमारे घर से, खानदान से एक डॉक्टर बने। हर कोई अपने घर में एक डॉक्टर चाहता है और इसीलिए ये नंबर इतना बड़ा है। यानी एक बात तय है कि अगर आप वेल प्रिपेयर्ड नहीं हुए तो कट ऑफ के ऊपर मार्क्स लाना बहुत मुश्किल है। और नंबर 3, अपना एनटीए तो है ही, अपनी परेशानियां कभी भी बढ़ाने के लिए, जिस पर अपना कोई इख्तियार नहीं है। तो नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स पे अपना कोई इख्तियार नहीं है। एनटीए कैसा पेपर आएगा, क्या घपला करेगा, अपना कोई इख्तियार नहीं है। अपना इख्तियार, अपना कंट्रोल सिर्फ एक चीज़ पर है कि हम बेस्ट प्रिपेयर्ड होकर जाएं। हम इतना अच्छा प्रिपेयर्ड होकर जाएं कि हम एक सेफ स्कोर पर जाएं। हम 620, 630 पर भी रिस्क अब नहीं ले सकते। हमको अपने आप को 680 मिनिमम प्रिपेयर करना है। 660 तो प्रिपेयर करना ही करना है कि 660 तक तो मेरा स्कोर जाना ही चाहिए, तब मैं एक सेफ स्कोर पर हूँ। 610, 615 भी अब सेफ स्कोर नहीं रह गया। और उसके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि हम चीज़ों को लंबे समय तक याद रखें और तुरंत हमें याद आए। तो आज के सेशन की अगर मैं बात करूं, देखो इसको ऐसे समझो कि इन सारी प्रॉब्लम्स की अगर मैं जड़ बताऊं, जैसे सपोज करो अपन एक घर बनाते हैं, बहुत सिंपल सी बात है। अगर आपने नींव खोदने में ज़्यादा समय नहीं दिया, आपने घर इमारत बना दी, खूब सुंदर सुंदर उसको सजा दिया, थोड़ा भी झटका लगा, शौक आया, क्या वो घर टिक पाएगा? नहीं टिक पाएगा। आप ऐसा समझो कि अगर ये नीट का एग्ज़ाम एक झटका है, एक शौक है जो उस दिन आता है, और अगर आप उस पर जो इमारत बना रहे हो वो आपकी याददाश्त है, उससे वो इमारत खड़ी हुई है कि आपको क्वेश्चन का आंसर याद आएगा और आप सही OMR फिल करोगे, तो ये जो झटका लगेगा, स्ट्रेस होगा, उसको जो माइंड झेल पाएगा वो झेल पाएगा नींव के कारण, और उसकी नींव है कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। क्योंकि आप सब अभी नीट देने वाले हैं, मैं तो मार्च और अप्रैल 2 महीने ही मानती हूँ, 2.5 महीने मान लो, चलो 2 ही महीने मानते हैं अपन, 8 दिन ही बचे हैं फरवरी के। अगर अपन ये माने, क्योंकि देखो अगर आपका सेशन अभी शुरू होगा या अगर आप 11th 12th के हैं तब तो आपके पास बहुत समय है इस चीज़ के लिए, ये बेस है। बट अगर आप 2 महीने बाद भी नीट देने वाले हैं और अगर आपको लगता है कि कोई पर्टिकुलर चैप्टर, पर्टिकुलर टॉपिक्स, पर्टिकुलर एग्जाम्पल्स मुझे याद नहीं हो रहे हैं, तो उसकी कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी आधार होगा। ये जो आपको लगता है ना आप भूल जाओगे, या जो आपको लगता है कंफ्यूजन हो जाता है, 2 में से गलत कर देते हो, ये इसके कारण होता है। सबसे पहले आप वन शॉट सीरीज भी, क्योंकि अब आएंगी, PW की तरफ से भी आ रही है, आप जहां भी देखें, जो भी सीरीज देखें, अगर आप वन शॉट भी देख रहे हो ना, तो वन शॉट में आप ये मान के चलो अगर 6 घंटे का लेक्चर है तो उस 6 घंटे के बाद आपको 6 घंटे मेहनत करनी पड़ेगी। एक बार टीचर के साथ आपने समझा, अभी मैं सिखाऊंगी कैसे करना है, उसके बाद आपको कॉन्सेप्ट समझना है। ये बात मैं फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए भी कह रही हूँ।
फिजिक्स में भी अगर कोई क्वेश्चन आपसे नहीं बनता है, आप केवल रट नहीं सकते हो। बच्चे PYQs रट के चले जाते हैं। NCERT बोलते हैं हमने 30 बार पढ़ी है फिर भी हमारे नंबर नहीं आते। अखबार की तरह पढ़ना नहीं, आपको अध्ययन करना है, कॉन्सेप्ट पर काम करना है, 2 महीने में भी करना है। अगर मान लो अभी आप 40-50% ही स्कोर कर रहे हो कट ऑफ में जितना चाहिए, और अगर आप ये उम्मीद लगा रहे हो खुद से कि मैं 2 महीने बाद इसी साल नीट क्लियर करना चाहता हूं, तो आपको मेहनत डबल करनी पड़ेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं मक्कारी भी डबल हुई है। तभी आप अभी 70%, 80%, 90% पे नहीं पहुंचे हो। अगर आप पहुंच चुके हो, अगर आपका बहुत अच्छा स्कोर ऑलरेडी आ रहा है टेस्ट में, बहुत अच्छी बात है। पर अगर नहीं भी आ रहा है, 250, 300, 350, 400 पर आप अटक रहे हो, 500 तक आ रहे हो, और आपको लगता है नहीं मैं 1 शॉट से सिलेक्ट होऊंगा, या मैं अपना कोर्स रिवाइज करके, जैसे भी आप पढ़ना चाहते हैं, अगर आप अभी भी सिलेक्ट होना चाहते हो तो भी आपको ये करना पड़ेगा। अगर कंसेप्ट, क्योंकि एग्जाम में भाषा बदल देते हैं, लैंग्वेज बदल देते हैं, न्यूमेरिकल नंबर बदल देते हैं। अगर आपने समझा हुआ नहीं है, आप भूल जाएंगे। आप कितना ही रट्टा मार लो, आप भूल जाओगे। आपका माइंड उसे रिप्रोड्यूस ही नहीं कर पाएगा। आप ऐसा समझ लो, बिना कॉन्सेप्ट के रटना, जैसे ऑनलाइन गिटार सीखना, ऑनलाइन स्विमिंग सीखना। आपने खूब वीडियोस देख मारे, पर जब आपको पानी में फेंकेंगे ना, आपकी हालत खराब हो जानी है, आपको डूब जाना है। आपको समझना पड़ेगा कैसे उसकी अपन बात करेंगे। तो एक तो इस बात के लिए तैयार हो जाइए। आज जाकर घर जब आप पहुंचेंगे अपने हॉस्टल, एक लिस्ट बनाओ। आपको भले ही 1 घंटा लगे, आप ये काम 2 से 3 दिन में भी कर सकते हो, अगर आपको एक ही दिन में सारा टाइम नहीं देना है तो। बट आप एक लिस्ट बनाइए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बायोलॉजी की बात करूं, आपने पहला चैप्टर लिया लिविंग वर्ल्ड, आप अपनी NCERT, अपने नोट्स अपने साथ रखिए, और उस पर आप लिखिए कि इस चैप्टर के ये पॉइंट हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। अब तक आपको पता है कि क्या इम्पोर्टेंट है, और कौन से हैं जो मैं भूल जाता हूँ, पूरा भूल जाता हूँ, याद ही नहीं आता, या जिसमें कंफ्यूजन होता है। ये करिए, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप सबसे पहले लिस्ट बनाइएगा चैप्टर की, कि आप क्या क्या भूलते हो। चैप्टर वाइज ही लिस्ट बनाओ। आप 3 से 4 दिन में भी ये काम कर सकते हो, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है। सबसे पहली चीज, इसके बाद में उसका कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करना है। अब हम कॉन्सेप्ट क्यों नहीं क्लियर कर पाते? भाई मैम, हम तो पूरा साल से पढ़ रहे हैं, हम तो कोटा आए हैं पढ़ने, या जहां पर भी हैं आप, या घर पे पढ़ रहे हो, तो पढ़ने क्यों नहीं कॉन्सेप्ट क्लियर होता? अच्छा मुझे एक बात बताओ, गाना भूलते हो कभी? पसंद का गाना, सॉन्ग, उसमें कभी बोलते हो कि हमें कंफ्यूजन हो जाता है, ये वर्ड था या ये वर्ड था? तुझे देखा तो ये जाना सनम है, या तुझे देखा तो ये जाना बनम है? कभी भूलते हो? नहीं भूलते। मूवी की स्टोरी भूल जाते हो कि 2 पिक्चरों की स्टोरी में कंफ्यूजन हो गया। एनिमल मूवी में क्या हुआ था, और है पुष्पा, है पुष्पा में क्या हुआ? कभी नहीं भूलते हम क्यों नहीं भूलते? क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है। वहां पर हमें पूरा पता है, हीरो कब आया, हीरोइन कब आई, विलेन कब आया, उसके बाद क्या हुआ, उसकी स्टोरी दिमाग में सेट। और वो क्यों है? क्योंकि आपका उसमें इंटरेस्ट है। इसमें इंटरेस्ट नहीं है आपका, डॉक्टर बनने में इंटरेस्ट है, पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं। आधे से ज्यादा बच्चे तो पूरे साल दिमाग में यही सोचते रहते हैं कि बॉटनी पढ़ाई क्यों रहे हैं, मुझे तो इंसानों का डॉक्टर बनना है, मैं पेड़ पत्तियां पढ़कर क्या करूंगा। कितने लोगों को ये बात आती है दिमाग में, जरा बताओ। फिजिक्स क्या, चलो फिजिक्स के लिए हाथ उठा दो। किसी को नहीं आई कभी ये बात दिमाग में कि मैं पेड़ क्यों पढ़ रही हूँ, मैं कॉकरोच क्यों पढ़ रहा हूँ, मैं फ्रॉक क्यों पढ़ रहा हूँ? हाथ उठाओ, ईमानदार रहो भाई। लड़कियों में किसी को नहीं आती? अरे तो बड़ी प्यारी लड़कियां है यार इस बैच की तो। क्या आपको इंटरेस्ट नहीं है बेटा, और ये बहुत खतरनाक है। आप नीट का एग्जाम ऐसे हंसते हंसते क्लियर कर नहीं पाओगे। हंसो, पर हंसी ठिठोली में नहीं क्लियर कर पाओगे। 25 लाख बच्चों के बीच में आप क्या समझ रहे हो? आपको ईश्वर चुनता है डॉक्टर बनने के लिए, इतनी दुआएं, इतनी ब्लेसिंग्स मिलती हैं, आप एक इंसान को नहीं बचाते हो, आप पूरी फैमिली को बचाते हो। कोविड के टाइम पर 3-3 दिन तक घर नहीं आती थी मैं, उस टाइम देखा मैंने पेशेंट्स को। एक इंसान, अर्निंग मेंबर, वो आया है आपके पास मरने की स्थिति में, वाइफ बोलती है मैडम सिर्फ इसके लिए नहीं जा रहे हो आप ओटी में, हम सबका भविष्य है, 2 बच्चे हैं, पिताजी हैं, माताजी हैं, मैं हूँ, कोई और अर्निंग नहीं है, कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, ये चले गए तो हमें नहीं पता, हम सड़क पर आ जाएंगे। इमोशनल तो एक तरफ है, हम सड़क पर आ जाएंगे प्रैक्टिकली। तो आप एक व्यक्ति को नहीं बचाते हैं, पूरे परिवार को बचाते हैं। और जब आप उसे बचाते हैं,
या जैसे मैं इनफर्टिलिटी की सुपर स्पेशलिस्ट हूँ, IVF, तो 10-10 साल 15-15 साल शादी को हो गए, पूरे समाज में ताने पड़ रहे हैं, बेचारों ने कहीं सोशल आउटिंग पे जाना छोड़ दिया है, बच्चे नहीं हो रहे हैं, और जब पॉजिटिव रिजल्ट आता है, UPT पॉजिटिव आती है, प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आता है, डिलीवरी होती है, उनके बच्चा होता है, तो जब आप फैमिली के अंदर किसी को इंट्रोड्यूस करते हो या किसी को जाने से बचाते हो, आपको क्या लगता है ऐसे ही ईश्वर, अल्लाह, वाहिगुरु, जिसको भी मानते हो, प्रकृति, नेचर, अगर एथीस्ट हो, आपको यूं ही मौका दे देगा हंसी ठिठोली में बनने का? चोजन वंस होते हैं डॉक्टर्स, दे आर द चोजन वंस, दे आर द सेवियर्स ऑफ मैनकाइंड। इतनी दुआएं मिलती हैं, 70-80 साल के व्यक्ति आपके पैर छूते हैं उस समय पर। वो जो खुशी होती है ना, जो तृप्ति होती है, वो सिर्फ एक प्रैक्टिसिंग डॉक्टर ही महसूस कर सकता है। उन दुआओं से ही आपका जीवन चल जाता है। पैसे तो मिलते ही हैं, पैसे तो और प्रोफेशन में भी मिल जाते हैं। इतनी सर्विस करते हो, इतनी चैरिटी करते हो, इतना पुण्य कमा लेते हो कि आपका आगे के जीवन आपका संवर जाता है सही तरीके से प्रैक्टिस करने पर। तो आपको लगता है आपको यूं ही बना देगा? भाई सब ईश्वर की मर्जी से होता है। क्यों 25 लाख बच्चे दे रहे हैं, क्यों NTA की गड़बड़ियाँ हो रही हैं, क्यों कट ऑफ इतना हाई जा रहा है? क्योंकि वो चाहता है कि बिल्कुल बेस्ट से बेस्ट को ही मैं चूज करूं सर्विस के लिए। तो आपको प्रेम नहीं है सब्जेक्ट से। काफी सारे तो इसीलिए बैठ जाते हैं क्योंकि माता पिता ने भेज दिया डॉक्टर बनना है, उनको भी बेचारों को, उनको ऐसा लग रहा है हम तो कर नहीं पा रहे हैं। काफी सारों का जो दिमाग है, दिल है, वो पता नहीं कहाँ लगा हुआ है, प्यार, इश्क और मोहब्बत पता नहीं कहाँ चल रहा है, जबकि दिल के पास तो होता ही नहीं है। ये तो सब हाइपोथैलेमस लिम्बिक सिस्टम के पास होता है ना, इमोशंस तो लिम्बिक सिस्टम के पास है। तो आज से कोई बोले अगर दिल से प्रेम करता हूँ तो बोलो तुम झूठ बोल रहे हो, लिम्बिक सिस्टम से प्रेम करता हूँ बोलोगे तो फिर भी एक बार मान सकता हूँ या मान सकती हूँ। आप लोग को अटैचमेंट नहीं है बेटा, गानों से, पिक्चरों से अपने को अटैचमेंट है। कोई पुरानी घटना घटती है जिसके साथ अपन जुड़े होते हैं, भले ही बहुत गुस्सा आया हो, किसी ने इंसल्ट कर दी, घर में अपने को बोल दे तो कुछ नहीं कर सकता, हर्ट हो गए अपन, दुखी हो गए अपन, बहुत खुश हो गए अपन, अपन कभी नहीं भूलते। वहाँ तो अपनी मेमोरी फर्स्ट क्लास रहती है, यहाँ मेमोरी फर्स्ट क्लास क्यों नहीं रहती? क्योंकि अपने अंदर क्यूरियोसिटी नहीं है, उत्सुकता नहीं है। अब क्यूरियोसिटी मैडम 2 महीने में कैसे लाएं? 11-12 अभी शुरू किया होता ड्रॉप की जर्नी तो भी समझ आता, लानी तो पड़ेगी। उसका एक तरीका ये है कि जिस समय पर आप जो पढ़ रहे हैं, जहाँ से सिर्फ उस कॉन्सेप्ट को पढ़ो। पहली बात, उस समय पर दूसरा सब्जेक्ट, दूसरा चैप्टर, क्या होगा क्या नहीं होगा नीट में मेरा, ये सब हटा दो। एग्जाम के लिए पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ वो भी हटा दो। आप केवल इतना समझो कि ये प्रेजेंटेशन समझ नहीं आता था, याद नहीं होता था, पर्टिकुलर टीचर का मैं जो देख रही हूँ, अरे मुझे समझ आ गया। वो खुशी होनी चाहिए जब समझ आ गया। आपको करना ही पड़ेगा ये चीज़, कोई चारा नहीं है। प्रेम नहीं करोगे सब्जेक्ट से, क्यूरियोसिटी नहीं होगी, इंटरेस्ट नहीं होगा, अटैचमेंट नहीं होगा, आपकी सिटिंग ही नहीं बनेगी, आप बैठ ही नहीं पाएंगे। फ्रेंड के साथ फ़ोन पे गप्पे लगाते हैं, 2-2.5 घंटे कब निकल जाते हैं पता ही नहीं चलता। रील्स देखते हो 2-2 घंटे निकल जाते हैं। 5 मिनट सोचा था, ये उंगली यूं 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 यूं, आगे आने वाले तो बच्चे पैदा भी ऐसे ही होंगे, यूं यूं। हम लोग आपस में गायनेक्स बात करते हैं और याद भी रहती है रील, पूछो तो बता भी देंगे। रील में कभी कंफ्यूजन नहीं होता क्योंकि वहाँ क्यूरियोसिटी है। तो क्यूरियोसिटी, उसके बाद में कंसेप्ट क्लैरिटी, ये सबसे 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 ज़रूरी है। आप जहाँ से भी पढ़ें, जो कॉन्सेप्ट आपका वीक है, जो चीज़ याद नहीं रह रही है, उस कॉन्सेप्ट को दोबारा सुनिए। 2 महीने का बहुत टाइम होता है। बच्चों को मैंने लास्ट के 1 महीने भी जी जान लगाकर मेहनत करते हुए देखा है और 200-250 नंबर तक इंक्रीज करते हुए देखा है। पर वो मेहनत भी उसी प्रपोर्शन में करनी पड़ेगी क्योंकि कहीं ना कहीं किसी भी रीज़न से, भले ही गाइडेंस नहीं मिला, बीमार हो गए थे, फैमिली प्रॉब्लम थी, रेगुलरिटी नहीं थी, जो भी रीज़न था, पर समय भी अपन ने उतना ही गंवाया है, तो मेहनत भी उतनी करनी पड़ेगी। अब सपोज करो मैम मेरे को तो इंटरेस्ट भी आ गया, मैंने कंसेप्ट भी समझ लिया, अब इसके बाद में प्रैक्टिस, एक प्रैक्टिस और एक लर्निंग वाला पार्ट, 2 चीज़ें आएंगी। जैसे बायो की मैं बात करूँ तो एग्जाम्पल्स हैं जो लर्न करने पड़ेंगे, एनिमल किंगडम के हैं, प्लांट किंगडम के हैं, प्लेसेंटेशन है, एस्टिवेशन है, फाइलोटैक्सी है। यहाँ पर आपको लर्न करना पड़ेगा, जिसे आप रटना बोल देते हो। और प्रैक्टिस अगर हम चाहे, हम देखो कॉन्सेप्ट तो दोनों में ही है। यहाँ पे अगर कॉन्सेप्ट नहीं समझोगे तो ना प्रैक्टिस कितनी कर लो, 1000 क्वेश्चन लगा जाओ, 1001वां क्वेश्चन नीट में आएगा, थोड़ी सी भाषा बदलेंगे और आपका गलत हो जाएगा। तो लर्न करना हो, चाहे वो टॉपिक, चाहे वो प्रैक्टिस वाला हो, कंसेप्ट क्लैरिटी के बाद ही वो स्टेज आती है।
बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं कि क्या हम सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर दें। मैं आपको ना एक छोटी सी चीज़, एक रियल चीज़ बताती हूँ। सपोज करो फिजिक्स का कोई क्वेश्चन है, आपसे नहीं बन रहा। फिजिक्स इसलिए बोल रही हूँ, जनरली बायो वालों की फिजिक्स कंपैरेटिवली वीकर होती है। सपोज आपसे फिजिक्स में क्वेश्चन नहीं बन रहा है, आप दिमाग लगा के सोचते जाओ, उसको लिख लिख के करते जाओ जैसा सर ने बताया है। एक बार में नहीं, अभी भी नहीं आया, 2 बार 3 बार, आप देखना 5वीं 6ठी बार 10वीं बार वो आपसे बन जाएगा। पर आपको उतनी मेहनत करनी पड़ेगी, उतना बैठना पड़ेगा। किसी की मेमोरी शॉर्ट टर्म होती है, किसी की लॉन्ग टर्म होती है। हमारी अपब्रिंगिंग, हमारी स्कूलिंग, जो हमारा पूरा दिमाग बचपन से ट्रेन हुआ है उसके अकॉर्डिंग। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में प्रॉब्लम क्या होती है, स्कूल में तो ना हम सब एक ही पायदान पर होते हैं ऑलमोस्ट, क्योंकि हम सब नर्सरी से एक ही स्कूल में पढ़ रहे हैं, एक से ही टीचर्स मिले हैं, तो हम सबका लेवल एक सा होता है। पर यहाँ पे आप लोग अलग अलग स्कूल से आए हैं, अलग अलग फैमिली बैकग्राउंड से आए हैं, किसी को ज़्यादा सुविधाएं शुरू से मिली हैं, कोई पहले सीरियस हो गया था, किसी बेचारे को अभी पता चला है। तो हम सबका थोड़ा थोड़ा सा माइंड के फंक्शन करने का तरीका भी अलग है। ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। समाज तो, हमारे घर वाले तो हमें सबके साथ बराबर तोल रहे कि सारे ड्रॉपर्स हैं, सारे नीट दे रहे हैं, पर ऐसा नहीं है। एक इंसान हो सकता है 9th क्लास से ही उसको पूरा गाइडेंस था और वो 9 से प्रिपेयर्ड है, मुझे नीट क्लियर करना है, 11 से उसी तरीके से पढ़ रहा है, और एक को अभी अभी पता चला है कि इस तरह से मैं नीट कर भी सकता हूँ। तो ये भी बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट करता है। तो जैसे मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको देती हूँ, मेरी मेमोरी बहुत शॉर्ट टर्म है, मुझे लंबे समय तक चीज़ें याद नहीं रहती। मेरी MBBS कॉलेज में मेरी एक फ्रेंड थी जिसकी बहुत मतलब फोटोकॉपी मेमोरी थी, एक बार पढ़ ली कोई चीज़ तो भूलती नहीं थी। बट हर इंसान में कुछ प्लस कुछ माइनस होता है। मुझे कंसेप्ट समझ जल्दी आता था क्योंकि मुझे बहुत क्यूरियोसिटी होती है कुछ भी नया पढ़ने की। इसीलिए मैं जूलॉजी, MBBS MS डॉक्टर थी, सबसे पहले ऑनलाइन में आई तो जूलॉजी से स्टार्ट करा था। बॉटनी पढ़ाए सालों हो चुके थे, पर जब मुझे मेरी कंपनी ने बोला कि मैम अच्छा बच्चे बहुत लाइक कर रहे हैं कि आप बॉटनी पढ़ाओगे, मैंने कहा सर आप मुझे 2 महीने का टाइम दो, उसके बाद मैं स्टार्ट करूँगी। और 2 महीने में मैंने मतलब सालों बाद बॉटनी उठाकर, बॉटनी सीधे 12th में ही पढ़ी थी जब सिलेक्शन हुआ था, 5.5 साल MBBS के, 1 साल गांव की रूरल पोस्टिंग का, 3 साल MS के, और उसके बाद 3-4 साल 5 साल की और प्रैक्टिस। यानी आप मैथ्स लगाने को तो नहीं बोलूँगी बायो वाले बच्चे हो, लेकिन हाँ काफ़ी लंबे टाइम बाद बॉटनी उठाई थी लेकिन मज़े आते थे। तो मेरे को कंसेप्ट जल्दी समझ आता था, मेरी फ्रेंड जो है उसको कंसेप्ट देर में समझ आता था। तो मैं क्या करूँ, अब मेरे पास 2 रास्ते हैं। एक तो मैं रोऊँ, शिकायत करूँ, अरे यार मेरे को तो याद ही नहीं होता, अरे यार मैं तो भूल जाती हूँ, एक तो ये है। दूसरा क्या है, मुझे याद नहीं रहता, मैं जानती हूँ लंबे टाइम तक, तो मैं उसको रिवाइज़ करूँगी। मैं एक बार रिवाइज करती हूँ मैं तो भूल जाती हूँ, तो मैं 2 बार करूँगी। मैं 2 बार करती हूँ फिर भी मुझे याद नहीं आता, मैं 3 बार करूँगी। अगर मुझे 10 बार में याद होता है तो मुझे 10 बार रिवाइज करना पड़ेगा। मैं उसके लिए रो नहीं सकती, शिकायत नहीं कर सकती। आपको अपनी वीकनेस को पहचानना है इस जर्नी में कहाँ पर है, और उस गैप को फिल करना है। बैठकर सोचो, अपन तो ये करते ही नहीं है। अपन तो आते हैं सुबह धक्के खाते हुए, मेस में कुछ खा लिया, केले वेले खा लिए, नहीं तो कुछ भी, क्लास में आके बिठा देते हैं, क्लास पढ़ते रहते हो, ही करके वापस जाते हो, मेस में खाना वाना खाते हो, जिसको सोना है सो जाते हो, और फिर उठते ही पढ़ने लग जाते हो। सोचते तो है ही नहीं अपन कि मैं कहाँ कमी हो रही है, क्यों नंबर नहीं आ रहे हैं। एनालिसिस के वीडियो भरे पड़े हैं यूट्यूब पर। कितने बच्चे हैं जो रेगुलर खुद से पूरे साल प्रॉपरली एनालिसिस करते हैं। आपको एनालिसिस करना पड़ेगा बेटा, इस 2 महीने में भी करना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा कहाँ गड़बड़ हो रही है मेरी। मुझे बार बार रिवाइज करना पड़ता था, तो करना पड़ता था, मैं उसके लिए रो नहीं सकती। मैं अपने घर वालों को ये नहीं बोल सकती थी अगर सिलेक्शन नहीं होता कि मेरी तो शॉर्ट टर्म मेमोरी है। तो घर वाले ऐसा लुक देते ना मेरे को कि वो शॉर्ट टर्म मेमोरी भी उड़ जाती, मेरी एमनेजिया हो जाता मेरे को, लॉस ऑफ मेमोरी सीधे। मेरी फ्रेंड जो है उसको कंसेप्ट समझने के लिए बेचारी को बार बार वो टॉपिक पढ़ना पड़ता था। हमारे टाइम पे ऑनलाइन लेक्चर्स तो थे नहीं जो रिकॉर्डेड है और उसको दोबारा से सुन लो, तो बुक से ही पढ़ते थे। टीचर तो एक बार पढ़ाकर चले गए, तो बेचारी पढ़ती रहती थी, लेकिन तब तक जब तक समझ नहीं आए मेरे से पूछती थी, मेरे से समझती थी, ऐसे कर कर हम डिस्कस करते थे। तो आपको समझना पड़ेगा, मानना पड़ेगा, रोना नहीं है, हाय मैं बेचारा, हाय मैं बेचारी नहीं करना। जो कर रहे हो खुद के लिए कर रहे हो। जो पैसा बनाओगे खुद बनाओगे, उससे यूरोप घूमोगे, खुद घूमोगे, इज्जत मिलेगी तुमको, मिलेगी ब्लेसिंग्स मिलेंगी तुमको, मिलेंगी तो मेहनत भी तुम करोगे, संघर्ष भी तुम करोगे और रगड़ोगे भी तुम। ये तो तय बात है, कोई दूसरा नहीं करके जाएगा। तो प्रैक्टिस और लर्निंग,
तो ये अपने को 2 काम करने हैं। प्रैक्टिस, आप जो भी बुक से प्रैक्टिस करते हैं रिपीटेडली प्रैक्टिस करनी है। इस समय अगर मैं आपको प्रैक्टिकली बात करूं, क्योंकि 2 महीने बचे अपने पास में, तो सबसे अच्छा ये कि आप जो भी टीचर पे ट्रस्ट करते हो, जिनसे भी आपने पढ़ा हो या अभी आप पढ़ रहे हो, क्योंकि ऑफलाइन वाले, चलो जो भी जिनसे भी आप पढ़ रहे हो, उन सर ने या उन मैम ने जितने क्वेश्चंस क्लास में करवाए हैं, क्लास के अंदर, वो अपनी टिप्स पर होने चाहिए। टिप्स पर होने का मतलब है उसका कंसेप्ट इतना क्लियर होना चाहिए कि अगर उसकी भाषा बदल दी, थोड़ा सा उसको पूछने का तरीका ट्विस्ट कर दिया, या उसकी डिजिट्स बदल दी, नंबर बदल दिए, तो आप वो क्वेश्चन कर पाओ, तब आप मानना कि वो क्वेश्चन टिप्स पर है। सिर्फ क्लास के क्वेश्चन, इस समय 10 जगह मत देखना, 10 सीरीज मत देखना, 10 किताबें मत छानना। वो दोस्त आ गया बोला ये फलानी बहुत अच्छी आई है, इसमें से तो होगा ही होगा, वो टीचर का एक वीडियो आया है उनने बोला इसमें से ही क्वेश्चन आएंगे। सब अपने गट फीलिंग के ऊपर, एक पुराने एक्सपीरियंस के ऊपर बात करते हैं। आप जिसको भी फॉलो करते हो, एक को फॉलो करो, पूरा फॉलो करो। मैं हमेशा बोलती हूँ मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना कोई, वो दूसरों ना कोई लगाओ, पूरा फॉलो करो। क्लास के क्वेश्चंस एंड PYQs, PYQs भी अंडरस्टैंड करके, कॉन्सेप्ट, फिर से बोल रही हूँ ये नींव है, नीट का झटका लगेगा, नींव कमजोर होगी, सारी प्रैक्टिस, सारा याद करना, सारा रट्टाफिकेशन सब ढह जाएगा आपका। और इसीलिए कितने बच्चे हैं जिनकी नेगेटिव मार्किंग के कारण मार्क्स कम हो जाते हैं, बताओ, हाथ उठाओ। ये नेगेटिव मार्किंग यही तो है। नेगेटिव मार्किंग का मतलब अपनी नींव कमजोर है, तभी तो अपन कंफ्यूज हो गए, अपने को याद नहीं आया, आती हुई चीज गलत कर दी, अरे यार ये मैंने देखा नहीं, अरे मैम इनकरेक्ट देखा नहीं, अरे गलती से मिस्टेक हो गई। ऑनलाइन चैटिंग में बच्चे लिखते हैं गलती से मिस्टेक हो गई। बेटा मिस्टेक नहीं है, कुछ भी याद रखो, कॉम्पिटेटिव एग्जाम दे रहे हो, ये नॉर्मल एग्जाम नहीं है, परसेंटेज वाला बोर्ड का एग्जाम नहीं है कि 2% कम आ गए, कट ऑफ के ऊपर या कट ऑफ के नीचे, आउट या इन। पूरी मेहनत, कोई नहीं पूछता कितनी मेहनत की, कोई नहीं पूछता आपने मेहनत कितनी की, सिर्फ रिजल्ट देखते हैं। और उसके लिए आपको अपने आप को डबल मेहनत करनी पड़ेगी, डबल संघर्ष। आप किसी को गलत या सही नहीं बोल सकते हो। तो कंसेप्ट मैं फिर कह रही हूँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितने भी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, अभी भी आप भले ही 500 की जगह 300 क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, पर कॉन्सेप्ट के साथ प्रैक्टिस करो। और अपने अंदर से ये बात हटाओ, सबसे पहले ये एक्सक्यूज देना बंद करो। जो एक्सक्यूज देता है ना, जैसे एक छोटी सी बात बता रही हूँ, जैसे कोई शराब पीता है, फॉर एग्जाम्पल सिगरेट लेता है ना, मैं सुख में पीता हूँ केवल, मैं दुख में पीता हूँ केवल, मैं केवल 30 ml लेता हूँ, इससे कुछ वो कभी नहीं छोड़ पाएगा। उसको मानना पड़ेगा यार ये गलत आदत लग गई है, ये लत लग गई है, ये आगे जाके लिवर कैंसर कराएगी, पहले हेपेटाइटिस होगा, सिरोसिस होगा, फाइब्रोसिस होगा, उसके बाद लिवर कैंसर होगा, मेरी फैमिली बर्बाद हो जाएगी, मैं तो मर जाऊंगा। जिस दिन उसने खुलकर स्वीकार कर लिया ना, तो छोड़ पाएगा, नहीं तो नहीं छोड़ सकता। ऐसे ही आप खुलकर मानो, लिखो, आज जाकर लिखो आज कि मेरे नेगेटिव मार्किंग क्यों होती है, क्यों होती है मेरी नेगेटिव मार्किंग, इसे लिखो आप। मैं इनकरेक्ट नहीं देखती, मैं एक्सेप्ट नहीं देखता, मैं फॉल्स नहीं देखता, ओवर एक्साइटेड हो जाता हूँ, पहले ही आंसर लगा देता हूँ जबकि तीसरा ऑप्शन ज़्यादा बेटर था। ये जो भी रीजंस हैं आपके, उसको पेन डाउन करो। कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है, मतलब आपको और प्रैक्टिस करनी है, करो प्रैक्टिस, जगो 1 घंटा और। पूरी दुनिया के पास 24 घंटे हैं। मुझे बहुत मोटिवेट करता है ये कोट, ईश्वर ने किसी को भी 1 मिनट भी कम या ज़्यादा नहीं दिया। उसी 24 घंटे में लोग क्या क्या कर रहे हैं, क्योंकि बात समय की कमी की नहीं है, बात समय की बर्बादी की है। आप टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे हो। और टाइम क्यों नहीं मैनेज कर पा रहे हो? क्योंकि आपको इंटरेस्ट ही नहीं है पढ़ने में, आपका दिल ही नहीं लगता। जहाँ दिल लगेगा वहाँ तो खूब समय दोगे आप, यहाँ दिल ही नहीं है। दिल नहीं है, बैठते नहीं हो, बैठते नहीं हो, कंसेप्ट क्लियर नहीं होता, कंसेप्ट क्लियर नहीं होता, नंबर नहीं आते, नंबर नहीं आते, फिर डिमोटिवेट होते हैं और वो साइकिल बन जाती है। उस साइकिल को ब्रेक करने का एक ही तरीका है, जैसे अगर कैंसर है, कीमोथेरेपी लेनी पड़ेगी, कड़वी दवाई खानी पड़ेगी, इंजेक्शन लगवाना पड़ेगा, कितना भी दर्द हो। ऐसे ही अगर नीट क्लियर करना चाहते हो, डॉक्टर बनना चाहते हो, तो बैठना पड़ेगा, कंसेप्ट समझना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, रटना पड़ेगा। अब कंसेप्ट कैसे क्लियर करें? देखो, एक टेक्निक मैं बताती हूँ जो मैं एक्चुअली सालों से यूज़ कर रही हूँ। मतलब मैं अपने स्कूल टाइम से ऐसे ही पढ़ती हूँ। मुझे बहुत बाद में जाकर, अभी 1-1.5 साल पहले जाकर पता चला कि इस टेक्निक का कुछ नाम भी है।
खतरनाक से साइंटिस्ट के नाम पर जिन्होंने टेक्निक डिवाइस की थी। मुझे नहीं पता था, मैं नेचुरली ये कर रही थी, शायद आप में से कुछ लोग और भी करते हो इस टेक्निक को। उनका नाम भी थोड़ा सा बड़ा बड़ा सा है तो मुझे याद भी नहीं है। खैर एनीवेज, बहुत सिंपल सी चीज़ है। फॉर एग्जाम्पल आपने कोई भी टॉपिक पढ़ा, मान लो आपने प्लेसेंटेशन पढ़ा फॉर एग्जाम्पल, है ना। आपने इसको पहले जो जहाँ भी अगर आप लेक्चर सुन रहे हो तो वहाँ से सुन लो, या आप एनसीईआरटी से पढ़ रहे हो या अपने नोट से पढ़ रहे हो, आपने पढ़ लिया। पढ़ने के बाद में आप एक ब्लैंक रजिस्टर ले लो, रफ रजिस्टर हो भले ही वो, एक खाली पेज ले लिया उसका अपन ने। मैं ये करती आ रही हूँ और ये बहुत कारगर है। अब आप ऐसा इमेजिन करो कि आपके सामने कोई स्टूडेंट बैठा हुआ है और आप टीचर हो, और अब आप उसको ये समझाओ अपनी मातृभाषा में, अपनी मातृभाषा में समझाइए, मदर टंग में। मेरी हिंदी है जैसे, तो मैं उसको कैसे समझाऊंगी? प्लेसेंटेशन का मतलब है प्लेसेंटा की पोजीशन। अच्छा भैया, प्लेसेंटा क्या होता है? ओवरी जहाँ ओव्यूल से जुड़ी हुई है, यानी प्लेसेंटेशन का मतलब है कि ओव्यूल की क्या पोजीशन है ओवरी के अंदर, ये हो गया प्लेसेंटेशन। 5 प्रकार के होते हैं, या चलो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 4 प्रकार के होते हैं। तो पहले की मैं बात करूंगी, हाँ ये मैंने चेक करा, तुम लोग सुन भी रहे हो या सो चुके हो, तो बहुत बढ़िया, बजाओ ताली अपने लिए, बहुत बढ़िया, वेल डन। खुद के लिए तो अच्छे से बजाओ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो मैं इसमें लिखूंगी मार्जिनल प्लेसेंटेशन, रफ रफ कीड़े वीड़े बना के लिखो ऐसे ऐसे, ओव्यूल ओवरी, ज्यादा सुंदर सुंदर नहीं, मार्जिनल। अच्छा, मार्जिनल का मतलब मार्जिन पर है, तो फिर कौन सी मार्जिन पर है? वेंट्रल मार्जिन पर है। फिर वो मटर होती है ना, मटर में वो ऐसे ऑल्टरनेट में दिखते हैं, तो ऐसे करके आप समझाइए उस कंसेप्ट को। एज अ टीचर किसी स्टूडेंट को समझा रहे हो, बुदबुदाते हुए, बड़बड़ाते हुए, सिंगल सीटर रूम में अकेले रहते हो तो जोर से बोलकर भी समझा सकते हो। अड़ोसी पड़ोसी को लग जाना चाहिए कि छोरा या छोरी पागल हो चुका है। पागलों का ही सिलेक्शन होता है, क्योंकि नॉर्मल लोग सिलेक्ट नहीं हो सकते 25 लाख में, पागलपन चाहिए सिलेक्ट होने के लिए, जुनून चाहिए डॉक्टर बनने के लिए, ऐसे ही नहीं बनते हैं। अब दूसरा, जैसे फॉर एग्जाम्पल एग्जाइल लिखा, तो मैं इसको समझाऊंगी कि एग्जाइल और फ्री सेंट्रल होता है, फिर मैं उसको बताऊंगी एग्जाइल का मतलब पहिया, पहिया ऐसा होता है, तो यहाँ भी सेंटर है, यहाँ भी सेंटर है, पर यहाँ पर पार्टीशंस है, च ट नी, चाइना रोज, टमाटर, नींबू, लेमन, पूरी मालवेसी फैमिली अब तो ऐड हो चुकी है। तो ऐसे करके आप उस टॉपिक को समझाइए। इससे क्या होगा समझो। नंबर 1, आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि वो टॉपिक आपको समझ आया। होता क्या है, जब हम पढ़ते रहते हैं ना, हमें अंदर से कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा कि हमें वो समझ आया या नहीं। पहली चीज़, ये सब सबकॉन्शियस माइंड में चलता है, भले ही आपको कॉन्शियसली ऐसा ना लग रहा हो कि मेरे को तो ऐसा कुछ नहीं लगता कि मुझे आया कि नहीं आया, पर अगर आप नेगेटिव मार्किंग में जा रहे हैं, अगर आप गलतियां कर रहे हैं, तो आपका माइंड जो है फुल्ली अवेक नहीं हुआ। तो एक तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा, दूसरा आपको ये पता चल जाएगा कि गैप्स कहाँ पर हैं अभी भी समझने में, कौन सा पार्ट है जो मैं अच्छे से नहीं समझा पा रहा हूँ। अगर मैं समझा अच्छे से नहीं पा रहा हूँ, मतलब मैंने समझा अच्छे से नहीं है। टीचर जिसकी बात आपको समझ आ रही है, इसका मतलब उस टीचर ने समझा हुआ है, उसका अनुभव है वो, इसीलिए आप उसकी बात समझ पा रहे हैं, वरना आपको समझ नहीं आएगी। तो एक तो कॉन्फिडेंस आएगा जो नेगेटिव मार्किंग रोकेगा आगे जाकर, और दूसरा कंसेप्ट में गैप्स कहाँ पर है वो पता चलेगा, तो हम हैंड टू हैंड वापस जाकर उस कॉन्सेप्ट को पक्का करेंगे। तो आप कहीं से भी पढ़ें अब चाहें, पर आप ऐसे ही पढ़ेंगे। आप अपना ड्यूरेशन बढ़ाइए पढ़ने का, अपना समय बर्बाद करने का ड्यूरेशन कम करिए। बहुत होते हैं 2 महीने आराम से नीट क्लियर कर सकते हो, अगर बिना एक भी दिन वेस्ट करे आपने इसे फॉलो कर लिया। तो एक तो ये तरीका है, ये चीज़ करनी है। दूसरा, ये तो मतलब बहुत 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 शानदार है, आप इसको मेरे कहने पे 2-4 दिन करके देखो, आपका दिमाग ऑटोमेटिकली चलने लग जाएगा। यही नहीं, आप देखना आपकी मेमोरी तक इम्प्रूवाइज हो जाएगी। मैं लिख कर दे रही हूँ ये बात आपको। आपका रिटेंशन पावर बढ़ जाएगा, क्योंकि आप पढ़ के समझा रहे हो उसको। आपके दिमाग में ये साइंटिफिकली स्टडी है, लॉन्ग टर्म तक वो चीज़ अंदर जाएगी। दूसरा, आप क्या करो, एक और तरीका है इसी चीज़ को करने का, या एडेड ऑन भी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई टॉपिक पढ़ा और उसको समराइज्ड वे में आप अपने आप को ही समझाइए, समराइज्ड वे में, शॉर्ट में, टू द पॉइंट, पूरा पूरा नहीं। जैसे एनसीईआरटी का एक पैराग्राफ पढ़ा और अपने आप से उसको, अच्छा इसका ये मतलब, ये मतलब, ये मतलब, ये मतलब, की पॉइंट्स जो है
मैं तो ये पर्सनली फर्स्ट वाला फॉलो करती हूँ एंड इट वर्क्स वंडर्स फॉर मी। तो ये कॉन्सेप्ट सबको क्लियर करना है। प्रैक्टिस के लिए आपके क्लास के क्वेश्चंस और PYQs आफ्टर अंडरस्टैंडिंग उतना कर लो, मोर देन इनफ है। रटने के लिए, लर्न करने के लिए आप फ्लो चार्ट्स का यूज़ कर सकते हो, आप ट्रिक्स टिप्स का यूज़ कर सकते हो, स्टोरीज का यूज़ कर सकते हो। मैं ये पर्सनली अपनी टीचिंग में बहुत करती हूँ। कोई है यहाँ पर जो मेरे से कभी पढ़ा हो कोई सब्जेक्ट, कोई चैप्टर? ओके, तो आप लोगों को पता है मैं ये चीज़ें बहुत यूज़ करती हूँ, मेरे लिए इट रियली वर्क्स। हालांकि कुछ बच्चे बोलते हैं मैम आप इतनी ट्रिक बताते हो, फिर ट्रिक याद करने के लिए ट्रिक याद करें हम कोई। तो ये सब ये अगर आपको वैसे याद होता है बहुत अच्छी बात है, पर अगर आप कोई ट्रिक से चीज़ याद कर रहे हो ना तो रिवाइज भी ट्रिक से करो। जैसे मैं आपको एक छोटी सी बात ही बताती हूँ, कोई भी फॉर एग्जाम्पल वो कागा, कैलोट्रोपिस और गुआवा, कागा कौवे आमने सामने ऑपोजिट बैठे, ऑपोजिट फाइलोटैक्सी का एग्जाम्पल है। तो मैं इसको ना रिवाइज भी हमेशा ऐसे ही करती हूँ, और जब पेपर में आता है ना तो मेरा दिमाग भी ट्रिक से ही चलता है। पर फर्क इतना हो गया है कि जब कोई बच्चा क्वेश्चन पूछता है तो मेरा दिमाग ने इतनी बार उस ट्रिक को रिवाइज कर लिया है कि वो इतना तेज निकलता है आंसर कि उसको ऐसा लगता है मैडम को रटा हुआ है। मैडम को रटा हुआ नहीं है, मैडम ने वो ट्रिक लगाई है अपने दिमाग में, उसको रिप्रोड्यूस किया है, उसको जवाब दिया है, पर उतनी तेजी से दिया कि लग रहा है कि रटा हुआ है। तो इफ़ इट वर्क्स फॉर यू, अगर आपकी मेमोरी बहुत अच्छी है, आप डायरेक्टली लर्न करते हो तो बहुत अच्छी बात है, वरना आप ट्रिक्स टिप्स ये सब यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद में करना है अपने को रिविजन, और रिविजन करना है मल्टीपल टाइम्स। एक तो एक बात समझ लो, क्योंकि आप लोगों का अभी एग्जाम है 2 महीने बाद, इसीलिए ये वेट मत करना कि सिलेबस पूरा कंप्लीट होगा, पूरा फ्री होंगे फिर आराम से रिवाइज करेंगे। ये खुशफहमी मत पालना, कोई भी ऐसा मत करिएगा, क्योंकि जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ेगा, और जब स्ट्रेस लेवल बढ़ेगा और आप रिवीजन करोगे और खुदा ना खास्ता रिवीजन में आपको 20-30% भी अगर याद नहीं आया ना तो आप घबरा जाओगे, आप नर्वस हो जाओगे, आपका कॉन्फिडेंस सारा लूज हो जाएगा। तो इसीलिए अभी से साइमल्टेनियसली रिवीजन स्टार्ट करिए। हर टॉपिक कम से कम नीट के पहले 3 बार तक रिवाइज होना चाहिए। अब रिवीजन कैसे करेंगे? तो रिवीजन का जो मैं तरीका यूज करती हूँ वो है मेरा 1-3-7 टेक्निक। आप रिवीजन 2-3 तरह से कर सकते हैं। अगर मैं बायो के रिवीजन की बात करूं तो मैंने समरी लेक्चर्स दिए हुए हैं यकीन बैच के अंदर, या पॉडकास्ट मेरा ऑलरेडी कंपटीशन वाला चैनल पे डले हुए हैं, अभी बॉटनी के भी जूलॉजी के भी डलवा दूंगी मैं। तो आप पॉडकास्ट या समरी लेक्चर के थ्रू रिवाइज कर सकते हो, या आप अपने नोट्स के थ्रू रिवाइज कर सकते हो, या NCERT के थ्रू रिवाइज कर सकते हो। जैसा भी सूट करता है एक तरीके से रिवाइज करो, एक जगह से करो, बार 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 बार। आप NCERT से करते हो तो बार बार NCERT से करो। उससे क्या होता है, जब वो क्वेश्चन आता है ना तो वो एग्जाम में वो पेज, वो लाइन हमें याद आती है, वो डायग्राम, वो लेबलिंग हमें याद आती है। ब्रेन को जितनी कोई चीज़ बार बार बताओगे उसे उतना लंबे टाइम तक याद रहेगा। अगर बिना इंटरेस्ट वाली चीज़ है, अपनी इंटरेस्ट वाली चीज़ तो एक बार में अपन याद रख ही लेते हैं, उसकी तो बात ही नहीं हो रही, क्योंकि यहाँ तो पढ़ाई की बात हो रही है तो उसकी तो अपन बात ही नहीं कर रहे, है ना। अगर इंटरेस्ट वाले होते तो अपन तो साइंटिस्ट बनते, फिर रिसर्चर बनते। यहाँ तो सब मजबूरी में बैठ के पढ़ रहे हैं, सोच कर कि क्यों पढ़ रहे हैं, पर सिस्टम है तो पढ़ना पड़ेगा, है ना। कितनी सारी स्माइल्स भी आ रही है चेहरों पे, कोई नहीं, पढ़ना तो पड़ेगा। जिस भी सोर्स से आप रिवाइज कर रहे हो मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करेंगे। जैसे अब रिवीजन का एक उद्देश्य और होना चाहिए। बेटा ये सब चीट कोड्स ही हैं, ये जो मैं बोल रही हूँ ना ये आपके दिमाग में जा रहा है, और अगर इसे आपने लिख लिया और अप्लाई कर लिया तो ऑटोमेटिकली आप देखिएगा आपकी नेगेटिव मार्किंग कम हो जाएगी, आपकी मेमोरी बढ़ जाएगी। पर ये सब आपको करना पड़ेगा 7 से 10 दिन, 7 से 10 दिन आपको कॉन्शियसली करना पड़ेगा। उसके बाद आपकी हैबिट में आ जाएगा, आपके सिस्टम में आ जाएगा, आपकी दिनचर्या में आ जाएगा। और 7 से 10 दिन नहीं किया तो ये सारा समय आप वेस्ट कर रहे हो। पर इसका पाप मुझे नहीं लगेगा, क्योंकि मेरी नीयत तो साफ है, मैं तो मदद करना चाहती हूँ। तो उसका जो भी कर्म फल होगा वो आपको लगेगा, मेरे को तो पुण्य नहीं लग रहा है, क्योंकि मैं तो यही एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि आप सबका भला हो जाए। तो ये करना पड़ेगा। तो आप जो भी तरीके से कर रहे हैं, मैं बात कर रही थी रिवीजन का उद्देश्य क्या है। रिवीजन का उद्देश्य है टू प्रिपेयर फॉर लास्ट 15 डेज। ये उद्देश्य है अपना, अंतिम 15 दिनों की तैयारी करना।
ऐसा कभी नहीं होगा कि इतने सारे रजिस्टर्स, इतने सारे नोट्स, इतने सारे टेस्ट पेपर्स, इतनी सारी DPPs, अपन सब कुछ एक हफ्ते पहले, 10 दिन पहले या 15 दिन पहले फिर से रिवाइज कर लें। ऐसा किसी के लिए पॉसिबल नहीं है। तो अपने को उस आखिरी 10 से 15 दिन की तैयारी करनी है रिविजन करते करते। अब वो अपन कैसे करेंगे वो आपको बताती हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो कि आज मैंने सोचा मैं लेट्स से मियोसिस रिवाइज करूंगी। अब क्योंकि 2 महीने बाद एग्जाम है तो मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि आप लोगों ने काफ़ी पढ़ा होगा। अगर आप और बुरी स्थिति में तो आपको और डबल ट्रिपल मेहनत करनी पड़ेगी अगर इसी साल क्रैक करना चाहते हो। सपोज मुझे मियोसिस रिवाइज करना है तो जो मेरी डेली क्लास है ना, आपका जो भी सब्जेक्ट्स अभी कंप्लीट नहीं हुआ है सिलेबस वो तो पढ़ोगे ही, ये आप एडिशनल पढ़ोगे, ये रिवीजन एडिशनल होगा आपका, ये एक्स्ट्रा मेहनत होगी आपकी। आपको टाइम निकालना पड़ेगा। हर स्टूडेंट जो सिलेक्ट होने वाला है ना वो टाइम निकाल रहा होगा। जैसे मुझे ये चीज़ बहुत मोटिवेट करती है, जब भी मैं सपोज किसी दिन सर्जरी भी है और क्लास भी लेनी है और कोई नया बैच लेना है, उसकी PPT बनानी है, तो घर का, जैसे मैं कुक भी खुद करती हूँ तो घर का काम है कुछ भी, तो कभी कभी ना ऐसे इरिटेशन सा होता है, अरे यार ऐसा गुस्सा भी आता है। फिर मेरे को एक ही चीज़ मोटिवेट करती है, थकान भी होती है, एक ही चीज़ मोटिवेट करती है कि हर इंसान, हर टीचर, हर डॉक्टर जो इस समय पर बहुत अच्छा अर्न कर रहा है, अच्छा जीवन जी रहा है, घूम फिर रहा है, अपनी इच्छाएं पूरी कर रहा है, इज्जत मिल रही है, बच्चों का प्रेम मिल रहा है, वो सब इस समय मेहनत कर रहे होंगे। तुमको चाहिए तो करो, नहीं चाहिए तो मत करो। कोई कुछ बोलने वाला नहीं, आपकी लाइफ है। खुश दोनों हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत अमीर होकर, कोई देश विदेश घूमकर या इज्जत पाकर ही खुश हो। भैया कोई बोल सकता है मेरे घर वाले मेरे को रिश्तेदार ताने भी मारे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं खुश हूँ, बहुत अच्छी बात है। लेकिन खुश हो अगर दुखी हो तो फिर खुश जिसमें होते हो उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, संघर्ष करना पड़ेगा। गलत सही कोई नहीं है, पर आपको क्या चाहिए उसके लिए तो मेहनत करनी पड़ेगी। तो मुझे बहुत मोटिवेट करता है ये। और एक वो कि 24 घंटे हैं सबके पास, वो मुझे बहुत मोटिवेट करता है कि मैं अगर नहीं कर पा रही हूँ तो मैं कहीं ना कहीं टाइम वेस्ट कर रही हूँ, कहीं ना कहीं मैं मैनेजमेंट नहीं कर पा रही हूँ ढंग से। तो वो आपको अपना मोटिवेशन निकालना पड़ेगा। किसी के लिए वो मोटिवेशन माता पिता हो सकते हैं, किसी के लिए बाहर घूमना, पैसे, किसी के लिए आज़ादी, फ्रीडम, किसी के लिए अपनी चॉइसेस कर पाना, किसी के लिए MBBS में जाकर लड़का लड़की पटाऊंगा, उससे शादी करूंगा, वो हो सकता है। इट कुड बी एनीथिंग। वो स्टेथोस्कोप हो सकता है, बड़ी बड़ी बातें हो सकती हैं, ब्लेसिंग्स की जो अभी मैं बात कर रही थी, वो कुछ भी मोटिवेशन हो सकता है। पर आपको वो मोटिवेशन लॉन्ग टर्म रखना पड़ेगा लाइफ का। एक बात तो समझ लो, बहुत हार्ड होती है लाइफ, ये तो आप लिख के रख लो। हार्ड मतलब हार्ड क्यों होती है? क्योंकि अगर कुछ बन नहीं पाते ना तो अपने आसपास के लोग उसे बहुत हार्ड बना देते हैं। या तो परिवार में इतना एका हो, इतना प्रेम हो कि सब मिलकर हर परिस्थिति को एक साथ झेलेंगे, तो बहुत अच्छी बात है, आप बहुत लकी हो। पर मैंने जो अनुभव किया है आसपास में देखकर वो ये किया है कि अब ऐसे परिस्थितियाँ कम हो गई हैं, बहुत अब कम हो गई हैं। थोड़ा सा लालच सभी में बढ़ गया है, हर उम्र के लोगों में ही बढ़ गया है, सबको ही लगता है, और उनका ठीक भी, उनका संघर्ष है, तो उन्हें लगता है हमारे बच्चे भी अच्छा करें तो हमारा भी अच्छा होगा, सब परिवार आगे बढ़ेगा। तो करियर तो बनाना पड़ेगा, लड़के हो तो भी, नहीं तो शादी भी होना मुश्किल हो जाएगी ढंग से, और लड़की हो तो भी, नहीं तो शादी के बाद इज्जत विज्जत सब भूल जाओ। अपने आप अर्न करोगे, हस्बैंड, इन लॉज सब रिस्पेक्ट करेंगे एक लेवल पर। ज़्यादा डीप में उस पर नहीं जा रहे हैं अभी कि नहीं मैम ऐसा वैसा, ये एक्सेप्शन हमारे वैसा हुआ था, उस डिटेल में नहीं जा रही हूँ। बट एक मोटी मोटी अगर बात करूँ, आपको सेल्फ इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है, गर्ल्स के लिए भी बहुत ज़रूरी है, ताकि लाइफ में कोई भी अनटूवर्ड सिचुएशन भी अगर आ जाती है तो अपन कम से कम अपने निर्णय खुद ले सकते हैं, अपन अपने आप को खुद पाल सकते हैं। तो मियोसिस सपोज मुझे करना है, मैं इसे कैसे करूँगी? मैं इसको आज करूँगी, फॉर एग्जाम्पल आज मंडे, ट्यूसडे नहीं करूँगी, वेडनेसडे करूँगी, और फिर मैं इसे थर्सडे फ्राइडे नहीं करूँगी, सैटरडे नहीं करूँगी, संडे करूँगी। तो ये डे 1 है, ये डे 3 है और ये डे 7 है। सपोज नेक्स्ट डे मैंने माइटोसिस किया, सपोज, तो माइटोसिस को मैंने ट्यूसडे किया, उसके बाद में उसे थर्सडे करूँगी, उसके बाद में उसे वापस मंडे करूँगी, नेक्स्ट मंडे। ऐसा मत बोलना मैम मंडे को तो दोनों टॉपिक आ गए। बेटा ये इस हफ्ते का मंडे है या अगले हफ्ते का मंडे? मंडे भी तो आगे बढ़ रहा है, अपन आगे बढ़ रहे हैं, वैसे मंडे भी आगे बढ़ रहा है।
अब आप रिवाइज कैसे करोगे, सुनिए ध्यान से, लॉन्ग टर्म याद रखने के लिए। फॉर एग्जाम्पल आपने मियोसिस आज पूरा अच्छे से रिवाइज किया, लाइन बाय लाइन आपने पूरा रिवाइज करा, जहां से भी पढ़ रहे हो, जो भी एक सोर्स है, और उसमें से 70-80% तो आपको याद आ गया। जैसे रिकॉम्बिनेशन किस स्टेज में होता है, पेकाइड, रटा पड़ा है ना। साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स किस में बनता है, जाइगोटीन। डिप्लोटीन का मेन कैरेक्टर क्या है क्याज़मेटा फॉर्मेशन, बिल्कुल। डायग्नाइसिस किस में होता है, डायग्नाइसिस किसी में नहीं होता, डायग्नाइसिस खुद एक स्टेज है जिसमें टर्मिनलाइजेशन ऑफ क्याज़मेटा होता है ना। तो ये अपने को रटा हुआ है, अपने को पता है कि एनाफेज 1 और 2 में मेन डिफरेंस क्या है, ठीक है। एनाफेज 1 में होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं, सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट नहीं होती, और एनाफेज 2 में सिस्टर क्रोमैटिड हो जाता है, जैसा माइटोसिस में होता है। सपोज करो फॉर एग्जांपल इसको भी कंफ्यूजन हुआ मान लो, तो जहां जहां जो जो याद है उसकी तो कोई बात नहीं, जहां कंफ्यूजन हुआ या अपने को लगा कि ये मैं भूल चुका हूं, आपने सपोज मियोसिस उठाया जो आज से 8 महीने पहले आपने पढ़ा था मान लीजिए, और आपको लग रहा है कोई पॉइंट में भूल रहा हूं या मुझे कंफ्यूजन हो रहा है जैसा मैंने अभी बताया, तो उसको स्टार मार्क कर लो। अब आप वेडनेसडे को केवल स्टार मार्क वाले पॉइंट्स पढ़ेंगे, सिर्फ वो रिवाइज करेंगे, पूरा रिवाइज नहीं करोगे। कितने बच्चे हैं जिन्हें ऐसा लगेगा कि यार ऐसा नहीं हूं मैं, बाकी जो मंडे याद तो आया था पर उसे भूल जाऊंगा। कितने लोगों को ऐसा लगता है कि मैं फिर भी भूल जाऊंगा, हाथ उठाइए। अगल बगल में देख के हाथ उठाते, अपनी आदत है, बोला ये नहीं उठा रहा यार, रहने दो अपन भी। लगता है नहीं भूलोगे। अगर आपको मंडे को याद आया है ना, मान लो आपने 3 महीने 4 महीने, और कोशिश करके ना पुराने चैप्टर से स्टार्ट करो। 2 तरीके हैं उसके भी, या तो टफ और इजी करके चैप्टर्स को डिवाइड कर लो पहले ही, तो एक टफ एक इजी, एक टफ एक इजी, ऑल्टरनेट कर लो। उससे बेनिफिट ये होगा कि थोड़ा कॉन्फिडेंस भी बूस्टअप होता रहेगा बीच बीच में, और थोड़ा जो टफ वाला पार्ट है वो टाइमली रिवाइज होता रहेगा, तो एंड में एकदम से स्ट्रेस नहीं आएगा। तो या तो आप टफ और इजी करके बांट लेना, या दूसरा तरीका है लेंदी और शॉर्ट, ऐसा करके डिवाइड कर लो। कोई भी एक इनमें से यूज कर लेना टेक्निक। एक बड़ा चैप्टर उठा लो, मान लो प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस उठा लिया, तो दूसरा अपन ने माइक्रोब्स का उठा लिया, ठीक है। कोशिश करना पुराने जो पहले कर चुके हो उससे रिवीजन शुरू कर दो, स्पेशली जो वीक है टफ है वो ज़रूर लेना, ऑल्टरनेट विथ थोड़ा सा ईजी या छोटा चैप्टर, क्योंकि अपने को कॉन्फिडेंस की भी लुटिया नहीं डुबोनी है इस समय, वरना पता पड़ा अपन ने पढ़ना लिखना ही छोड़ दिया, बोला अगले साल देखेंगे मेरा तो नहीं होगा। और अपने को ओवर कॉन्फिडेंस में भी नहीं आना कि सारा टफ वाला पार्ट आखिरी के लिए रख दिया और आखिरी में डिप्रेशन में चले गए, तो बैलेंस आउट करना है। तो अगर आपने पुराना उठाया है और अगर आपको उस दिन जो बातें याद आई हैं बेटा वो याद आएंगी, आप बिल्कुल फिक्र मत करो, वो पक्का याद आएंगी। आप सोच रहे हो ना कि भूल जाओगे, मतलब आप बहुत अच्छे स्टूडेंट हो, एक्चुअली आपके दिमाग में पूरा टाइम पढ़ाई चलती है, आप सीरियस हो, आप सिंसियर हो, इसीलिए आपका माइंड डरता है। जैसे एक टीचर, कोई भी टीचर हो, उसको, अच्छे टीचर को क्लास में आने के पहले हमेशा लगता है कि मैं कुछ भूल नहीं जाऊं, हमेशा किसी से भी पूछ लेना। अच्छा टीचर एक बार ब्रशअप करके जरूर आएगा, भले ही 10 साल से पढ़ा रहे हो, फिर भी उन्हें लगेगा यार भूल नहीं जाऊं, यार पोपट नहीं हो जाए, गड़बड़ नहीं हो जाए, गलत नहीं पढ़ा दूं, उल्टा नहीं पढ़ा दूं। एक बार भले कॉन्सेप्ट क्लियर है तो इतना होता नहीं है, फिर भी डर आएगा। तो अगर डर आ रहा है मतलब आप उस बारे में सोच रहे हो। जिनको डर नहीं आ रहा है वो तो बिल्कुल ही मस्त है, होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो कोई बात नहीं, या उनको बहुत अच्छे से पढ़ा है पूरा साल इसलिए डर नहीं आ रहा है। 2 ही चीज़ों में डर नहीं आता। मेरे प्रोफेसर थे बॉटनी के, वो बोलते थे कि डर नहीं आ रहा है तो उसके 2 ही रीज़न हैं, या तो ऑल स्टडी या नो स्टडी, या तो सब कुछ पढ़ा है या तुमने कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो दोनों ही केस में डर नहीं आता है। तो आप नहीं भूलोगे, आप स्टार मार्क करना, और वेडनेसडे को आप केवल स्टार मार्क वाले पॉइंट्स पढ़ना। सपोज करो 10 पॉइंट्स थे, अब करोगे क्या आप, एक बात और, जब आपने मंडे को इन 10 पॉइंट्स पे स्टार लगाया तो आप मंडे को ही इन्हें फिर से याद करोगे। अगर आप भूले थे तो याद करोगे, और अगर आपको समझ नहीं आ रहा था तो दोबारा कॉन्सेप्ट पढ़कर याद करोगे। इसमें टाइम लगेगा, इसीलिए रिवीजन ऐसे अखबार की तरह नहीं बस यूँ लेटे लेटे एनसीईआरटी के पन्ने पलट रहे हैं, फिर बच्चे बोलते 30-30 बार एनसीईआरटी पढ़ ली, बायो में नंबर नहीं आ रहे हैं। आपको बैठ के कॉपी पेन लेकर जो नहीं याद आ रहा उसको दोबारा समझो।
फॉर एग्जाम्पल ब्रायोफाइट्स है, एल्गी है, लाइफ साइकिल है, नहीं याद है अभी 5 महीने पहले पढ़ी थी, पढ़ो दोबारा उस स्टार पॉइंट को, फिर से लर्न करो जोर जोर से बोलकर। फिर उन 10 पॉइंट को आपने वेडनेसडे को फिर से पढ़ा। अब इसमें से 6 आपको याद आए, 4 फिर से आप भूल गए या कंफ्यूजन हो रहा था, उन 4 पर आप डबल स्टार लगाएंगे और उन 4 पॉइंट्स को आप संडे को पढ़ोगे। फिर से आप वही करोगे, अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ था इसका मतलब तभी भूल रहे हो तो वेडनेसडे को फिर से कंसेप्ट क्लियर करो, या कंसेप्ट क्लियर था पर लर्न नहीं हुआ, कहीं ना कहीं कंफ्यूजन है, फिर से याद करो, डबल स्टार लगाओ, संडे को फिर से करो। जब आप संडे को फिर से करोगे तो इन 4 में से मान लो आपको 2 पॉइंट याद आए, 2 याद नहीं आए, कंफ्यूजन था, पक्का नहीं था, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था, इन्हें आप एक सेपरेट रजिस्टर में लिख लो या डायरी में लिख लो, या अब लिखने का टाइम नहीं है तो आप इनको ट्रिपल स्टार लगा दो। बस ये अपनी आखिरी की तैयारी है, ये पढ़े जाएंगे आखिरी के 15 दिन में। पूरा चैप्टर बेटा कभी नहीं पढ़ा जाता, सिर्फ ये ट्रिपल स्टार पॉइंट है जो आप 2 पॉइंट पढ़ोगे बस। अब ये 2 पॉइंट तो मैं तो एक चैप्टर की बात कर रही हूँ, वो भी उस बच्चे की जिसने काफ़ी अच्छे से पढ़ा है, वो भी मियोसिस जैसा जो अपने को आता ही है, पर आप सारे चैप्टर्स में देखोगे तो भी काफ़ी सारे पॉइंट्स होंगे। 15 दिन के लिए पढ़ने को काफ़ी मैटर मिलेगा अपने को। अपन उस समय पे सब कुछ नहीं पढ़ सकते, वरना होगा क्या, सब कुछ पढ़ने के चक्कर में फिर कुछ ऐसा छूट जाएगा जो अपना वीक था। और अगर क्वेश्चन वहाँ से बन गए ज़्यादा, क्योंकि अपन कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन तो है नहीं कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आएंगे, ये तो सब प्रीवियस ईयर एनालिसिस के बेसिस पर है। जैसे प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में आज से 3 से 4 साल पहले ना के बराबर क्वेश्चन आता ही नहीं था, ऐसा मानो। एक फेवरेट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स का, नीट शुरू आने के पहले आने लग जाता है, विच चैप्टर्स कैन वी लीव फॉर नीट? फेवरेट कौन से चैप्टर है मैडम या सर जो छोड़कर जा सकते हैं? तो उस जमाने में टीचर्स वैसे तो बोलते थे बेटा सभी कुछ पढ़ो, फिर भी बिल्कुल ही कोई पीछे ही पड़ जाए कि नहीं आप तो बता दो, तो प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बोल देते थे, लिविंग वर्ल्ड बोल देते थे, ऐसे 1-2 चैप्टर बोल देते थे। 2018 या 19 की बात है, शायद 4 क्वेश्चन आए थे अचानक से प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से। उसके बाद से तो लगातार आ रहे हैं, और आप हद ये देखो कि जब चैप्टर्स डिलीट मारे उसमें भी प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को डिलीट नहीं मारा, उसमें जबकि हार्मोन्स भी हैं याद करने वाले, फिर भी डिलीट नहीं मारा, बच्चों पे कोई उन्होंने रहमत नहीं की है। तो 4 क्वेश्चंस आए थे। अब आप ये सोचो कि मान लो, मुझे एग्जैक्ट ईयर याद नहीं है, सपोज 2000, मैंने पहले ही कहा था मेरी लॉन्ग टर्म मेमोरी वीक है, तो मान लो कि 2017 तक उस पर क्वेश्चन नहीं आ रहा था, वो बेचारा बच्चा छोड़ कर गया या ढंग से नहीं पढ़ा, और 2018 में 4 क्वेश्चन आ गए, और मान लो वो 2 क्वेश्चन के कारण कट ऑफ के नीचे रह गया, तो उसमें तो वो 4 क्वेश्चन का बहुत बड़ा रोल हो गया। इसीलिए आप किसी चैप्टर को लाइटली नहीं ले सकते। हो सकता है कि इस साल लिविंग वर्ल्ड से 5 क्वेश्चन आ जाए, आप कुछ नहीं बोल सकते। आपको हर चैप्टर को पूरी इज्जत देके पूरी तमीज़, और वैसे भी कुछ भी हो सकता है, एनटीए तो कुछ भी कर सकता है, कोई भी किसी भी प्रकार का आपस का बदलाव, वो सब कुछ भी हो सकता है। अपने को मैंने पहले ही कहा है, वेल प्रिपेयर्ड होकर जाना है जिस चीज़ पर अपना कंट्रोल है। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ सारे चैप्टर्स को कवर करना है, सारे पॉइंट्स को कवर करना है, बार बार कॉन्सेप्ट क्लियर करना है जो नहीं आता है, लर्न करना है, जितनी बार में लर्न होता है उतनी बार लर्न करना पड़ेगा। कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, ये शॉर्ट ट्रिक्स, ये कि ऐसे कर लेना, ऐसे कर लेना, ऐसे कर लेना, बेटा कोई YouTube का चैनल मैं आपको लिख कर दे रही हूँ, ऐसी कोई जादू की झप्पी नहीं है, ऐसी कोई टेक्निक नहीं है कि बस आज से तुमको एक बार पढ़ोगे और सब याद हो जाएगा तथास्तु, ऐसे है ही नहीं। ऐसा होता तो पागल है क्या हम लोग जो मेहनत करे जा रहे हैं, घिसे जा रहे हैं, चीज़ों को याद करे जा रहे हैं। ऐसा होता तो पूरे 25 लाख बच्चों में मारा मारी हो गई होती। तो YouTube तो फ्री का है, वो तो सब देख रहे हैं, तुम्हें क्या लग रहा है, तुम ही देख रहे हो हाउ टू लर्न फास्ट, YouTube पे डाल के पूरे 25 लाख देख रहे हैं। जो नहीं पढ़ रहे वो तो और देख रहे हैं, बोले अपन तो पढ़ तो रहे नहीं है, कोई टेक्निक ही पता चल जाए तो कुछ नंबर लें, तो सब देख रहे, तो मारा मारी मच जाती, सब 700 के ऊपर, 650 के ऊपर, हालत खराब हो जाती। पर नहीं हो रहा, क्योंकि आपको तरीका एक ही है, कोई शॉर्टकट नहीं है। लेकिन ये जो छोटी छोटी चीजें जब आप अपने दिमाग में रखोगे तो वो कहते हैं ना, थोड़े 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 स्टेप बनकर बूंद बूंद के जो घड़ा बढ़ता है वो आप फाइनल पहुंच जाओगे। तो सबसे पहले
बैठना है पढ़ने के लिए, जिस समय पढ़ रहे हो उस समय सिर्फ उस टॉपिक को पढ़ना है, सिर्फ एक टीचर से एक चैप्टर पढ़ना है। उसके बाद उसकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, मैं फिर बोल रही हूँ, ये नींव है आपकी, जिसका कंसेप्ट क्लियर नहीं है वो तुक्के से नीट नहीं निकाल सकता है। अब वो ज़माना गया, हमारे टाइम पर एक स्टूडेंट था जिसने सारे बी लगा दिए थे, सारे बी। ऐसे किस्से आपने भी सुने होंगे। मेरे टाइम पे रियली में एक स्टूडेंट के साथ हुआ था ये, जब मैंने प्रिपरेशन की थी। सारे बी लगा दिए और उसका सिलेक्शन हो गया और वो अंडर एज निकला। उसके बाद 3 साल तक वो AIPMT देता रहा। MPPMT हमारे टाइम स्टेट भी होता था, MPPMT AIPMT, उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो वो हो भी गया ना, तो फिर फंस जाओगे बेटा। MBBS भी नहीं कर पाओगे फर्स्ट प्रॉफ। MBBS तो और 1000 गुना टफ है, उसमें तो एक बुक ही इतनी मोटी मोटी है, खतरनाक इंग्लिश ऑथर की बुक और है। ऑफकोर्स आपका IQ बढ़ेगा, आप कर लोगे, लेकिन वो जो केवल बी लगाने वाले हैं ना, उनकी तो हाथ पाँव, उनकी तो हालत खराब हो जाएगी। तो भगवान कहीं ना कहीं से अगर एक आध ऐसा घुस भी गया पुराने कोई पुण्य कर्म के कारण, तो उसको उसके बाकी पाप कर्म वहाँ डालकर उसको निकाल देंगे वहाँ से। डॉक्टर तो नहीं बनने देंगे चीट कोड करके, बोले एक काम करते चलो यार, ये पेट काटते, ये नस नहीं तो ये कोई ना कोई तो मिलेगी। वो मूवी में नहीं दिखाते कौन सा तार काटू दया, पीला कि लाल? लाल काट देता हूँ, आज तुमने लाल शर्ट पहनी हुई है। तो वो यहाँ नहीं चलता, वो ईश्वर नहीं करेंगे आपके साथ। उसके बाद होगी क्वेश्चन प्रैक्टिस कंसेप्ट क्लैरिटी के साथ। उसके बाद आप उसको लर्न करोगे और मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करोगे, अपने आप आपको नीट वाले दिन याद आएगा। अब आप में से बताइए, अगर कोई कुछ पूछना चाहता है, अगर सुन रहे होगे तो प्रश्न आए होंगे। मैम जैसे कई बार चीज़ें आती हैं, पर्टिकुलर टॉपिक भी आता है, लेकिन जब एग्ज़ाम देने जाते हैं उस क्वेश्चन में पढ़ते हैं मैम, वो कर भी लेते हैं, लेकिन कभी कभी कॉन्फिडेंस ना होने की वजह से वो क्वेश्चन गलत हो जाता है, या मैम वो मतलब उसका जो सॉल्यूशन होता है वो दूसरी तरीके से लगा देते हैं मैम, दूसरा ऑप्शन आ जाता है, तो मैम वो गलत हो जाता है। तो उसको मैम कैसे सुधारें, कैसे वो कॉन्फिडेंस लाएं कि मैम मेरे को आता हुआ टॉपिक भी, उसका क्वेश्चन कभी गलत ना हो। सही बात है, बिल्कुल बिल्कुल। आप बैठो, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका, और ये बहुत सारे स्टूडेंट्स का क्वेश्चन होता है कि हमें टॉपिक आता भी है, हमें लगता है हमारा कॉन्सेप्ट भी क्लियर है, हमने शायद उसके क्लास में अपनी प्रिपरेशन के टाइम क्वेश्चंस भी सॉल्व किए होते हैं, पर जब हम एग्जाम में करते हैं तो हम गलत कर देते हैं उसे कुल मिलाकर, है ना। फाइनल जिस्ट ये कि वो गलत हो जाता है। तो इसका मतलब 2-3 बातें हो सकती हैं। पहला, अपने को लग रहा है वो कॉन्सेप्ट क्लियर है, बट वो कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर नहीं है, तभी भाषा बदलने पे, क्वेश्चन बदलने पे अपन ने गलती कर दी। पहला कारण ये हो सकता है। पर हो सकता है किसी का कॉन्सेप्ट क्लियर था, तो दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि प्रैक्टिस जो करी थी अपन ने वो सफिशिएंट नहीं थी। तीसरा ये कारण हो सकता है कि अपन ने उसको रिवाइज नहीं करा। देखो, कहीं ना कहीं अपना माइंड जो है ना वो कंफ्यूज तो हुआ है, तभी उसने गलत करा है। जैसे बहुत बच्चे बोलते हैं कि मैम मुझे सब कुछ आता था पर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, तो मैं उन्हें बोलती हूँ इसका मतलब तुम्हें सब कुछ नहीं आता था। वो 1% की बात हटा दो कि कोई गड़बड़ हो गई और वो बेचारे 680 690 लाए, फिर भी इस साल कॉलेज नहीं मिल पा रहा, तो वो तो उन्हें अगले साल सीधे एम्स मिलेगा, वो ईश्वर ने एम्स रख रखा है, इसीलिए शायद इस बार ऐसा हो गया। वो बात हटा दो आप। अदरवाइज अगर आप कट ऑफ के नीचे आ रहे हो, मतलब आपकी पूरी तैयारी नहीं थी, तो एक तो अपने को मानना पड़ेगा। या नर्वसनेस से भी ऐसा होता है, एग्जाम फियर जिसको बोलते हैं, नर्वसनेस, एंजाइटी, घबराहट में गलत कर गए, ओवर थिंकिंग। जैसे मेरे साथ हुआ था, ऑल इंडिया PMT के एग्जाम की बात बता रही हूँ, सीरीज का फॉर्मूला पूछा था, मैं वहाँ बैठ के सोच रही हूँ AIPMT में इतना डायरेक्ट क्वेश्चन कैसे आ सकता है फिजिक्स के अंदर, और मैं उल्टा सीधा आंसर लगा कर आ रही हूँ। किस्मत अच्छी थी कि ठीक ठाक सेफ स्कोर पे थी, नहीं होती तो पता पड़ा उस एक क्वेश्चन के कारण सिलेक्ट ही नहीं होती। तो वो भी रीजन होता है। अब इनमें से अगर कंसेप्ट क्लैरिटी नहीं है तो वो करना पड़ेगा, प्रैक्टिस नहीं है वो करना पड़ेगा, रिवीजन नहीं है तो वो करना पड़ेगा, सिली मिस्टेक करते हो तो उस पर काम करना पड़ेगा इस पूरे 2 महीने। अच्छी बात है कि आपको पता है आपकी प्रॉब्लम क्या है, आपने उसे बोला, और अगर ये सब कुछ सही है पर नर्वसनेस, एंजाइटी है, तो मेरे पास एक ही जवाब है, वापस से। इसका कारण है कि अपना माइंड स्टेबल नहीं है। आप उसको अदरवाइज मत लेना, पर जितना फोकस्ड होना चाहिए उतना है नहीं वो बेचारा, तो वो घबरा जाता है। अब उसका कारण कुछ भी हो सकता है किसी के परिवार में इस तरह की परिस्थिति हो कि मेरा डॉक्टर बनना बहुत ज़रूरी है, हो सकता है किसी को फैमिली प्रेशर हो, पिताजी से डर लगता हो डांट पड़ेगी, परिवार के मान सम्मान की बात हो, खुद 3rd 4th ड्रॉप है, डर लग रहा है ये नहीं हुआ तो क्या होगा, कोई भी रीज़न हो सकता है वो।
पर कहीं ना कहीं हमारा माइंड जो है ना बेटा, दो चीज़ें होती है, एक तो सब्जेक्ट नॉलेज एकेडमिक्स, और एक जो अंदर हमारा साथ में जीवन चल रहा है उसको लेके जो विचार चल रहे हैं। अब प्रॉब्लम क्या होती है, अगर इसको इस पर हावी होने दिया तो पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, और इसको कितना भी पढ़ लो अगर ये भी साथ साथ स्ट्रांग हो रहा है तो ये किसी भी दिन अपने को सब गड़बड़ करवा देगा। तो इन दोनों को साथ लेके कैसे चलेंगे, ये तो हम टीचर्स गाइड करते हैं आपको, इतना पढ़ लो, बस इतना समझ लो, बस ये क्वेश्चन कर लो, इसको बार बार कर लो, ये तरीके से कर लो, पर ये हम टीचर्स कंट्रोल नहीं कर सकते। यहाँ हम आपको अनुभव दे सकते हैं, अपना तरीका बता सकते हैं, ये करना आपको पड़ेगा बेटा। आपको अंदर से ऊर्जा बढ़ानी पड़ेगी अपनी। ये सब ऊर्जा की कमी है, सब कुछ। जो भी ओवर थिंकिंग करता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहा है, नर्वस हो जाता है, बात बात पे रोना आ जाता है, ये सब ऊर्जा की कमी है, डिसबैलेंस ऑफ योर एनर्जी है। हम इसका सॉल्यूशन ढूंढते वीडियोस में हैं, दूसरों में है। कोई दोस्त में ढूंढता है कि मैं तो अपने फ्रेंड से बात कर लूँगा तो मैं रिलीव हो जाऊँगा। बेटा रिलीव उस समय तो हो गए आप, लेकिन प्रॉब्लम वहीं की वहीं है, वो भी एडिक्शन ही है। कोई दोस्ती में ढूंढता है, कोई प्यार मोहब्बत लड़का लड़की में ढूंढता है, कोई माँ बाप से बात करने में ढूंढता है, कोई टीचर से बात करने में ढूंढता है। बेचारे पे कुछ नहीं है तो वो सोशल मीडिया पे जाकर मोटिवेशनल वीडियो देखकर कोशिश कर रहा है। सब चाहते हैं कि हम इस चीज़ से बाहर निकलें, पर ये सब टेम्पररी है, क्योंकि वो उनकी ऊर्जाएं हैं, वो उधारी का पैसा है। बेटा उधारी कब तक चलेगी? स्विगी जोमेटो से मंगाओगे तो एक टाइम का ही तो खाना मंगाओगे। आपको खुद खाना बनाना सीखना पड़ेगा, तब अपना पेट पाल सकते हो। पूरा जिंदगी आप सीखना पड़ेगा। फिर अलग बात है कि किसी दिन अपना मूड नहीं, अपन ने स्विगी जोमेटो से मंगा लिया, पर आना तो चाहिए। जिसको खाना बनाना आता नहीं था, कोविड में हालत खराब हो गई जब ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग बंद हो गई। ब्रेड पे जिंदा रहे लोग, सूखी ब्रेड बटर वो भी मिल गया। तो आपको खाना बनाना सीखना पड़ेगा, आपको अपनी ऊर्जा को निर्माण करना सीखना पड़ेगा। ये बातें मुझे नहीं पता कितनों को अभी समझ में आ रही हैं, पर ये बातें आप मेरी आज से 1 साल 2 साल 4 साल बाद जाकर समझोगे। बेटा अभी तो ये नीट है, मान लो नीट क्लियर कर लिया, फिर MBBS, आपकी पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, प्रॉब्लम्स तो लाइफ में हमेशा आती रहेंगी, और हमेशा आपको खुद की एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। आप डिपेंड नहीं हो सकते उधार की ऊर्जा पर। और जिस स्टेज पर जाकर आप में ऊर्जा की कमी रही, वहाँ आप डिप्रेशन में आ जाओगे, आप एंजाइटी में आ जाओगे। गलत कोई कार्य कर लेता है, क्यों? यहाँ से अंदर जहन में ऊर्जा की कमी है, झेल नहीं पाते जैसे ही थोड़ा बुरा वक्त आता है। तो अपने को उसे स्ट्रांग बनाना है। आप करके तो देखो। आप लोग क्या वो 2 मिनट्स मैगी नूडल्स वाली जेंजी जनरेशन हो? यूं बस एक ट्रिक बता दो मैडम, आज कर लूँ और आज हो जाए, नहीं। पल पल आनंद ले पाओ। ये जो चेहरे पे खुशी है, बच्चे बोलते हैं मैडम पूरा लेक्चर खुश कैसे रहते हो? खुश इसलिए रहती हूँ कि अंदर ऊर्जा है, वो ऊर्जा दिखती है आपको मेरी। कम से कम 1.5 घंटे से तो बोल रही होंगी, आप लोग तो चुपचाप हो, बैठे हो, मैं खड़ी हूँ, लगातार बोल रही हूँ, फिर भी कितनी खुश हूँ देखो मैं। ये ऊर्जा है। मुझसे भी खुश कोई और होगा, मुझसे भी ज़्यादा एनर्जी किसी में होगी। 10-10 घंटे भी कोई काम कर रहा होगा और ज़्यादा। मैं हो सकता है मेरे में अगर 2 घंटे की ऊर्जा होगी तो 2 घंटे बाद मैं थकने लग जाऊंगी, बोले छोड़ो यार, करो वाइंड अप, खत्म करो। अपने आप ऐसा होगा अंदर से, मैं चुप हो जाऊंगी। ये एनर्जी जो आप फील, अभी क्या ये उधार की है, लेकिन फ्लो करती है। एनर्जी का तो रूल है, इट फ्लोज फ्रॉम हायर टू लोअर लेवल। तो हाई टू लो लेवल, अब वो ट्रॉफिक लेवल नहीं बोल रही हूँ, लो टू हाई। एनर्जी तो हाई टू लो ही आती है ना, ऊपर से नीचे ही तो पानी गिरता है। तो इस समय मेरी ऊर्जा ज़्यादा है, आपकी ऊर्जा कम है, तो मेरी ऊर्जा आपको मिल रही है तो आपको अच्छा लग रहा है, सुनने में मज़े आ रहे हैं, कॉन्फिडेंस आ रहा है, नहीं हम भी कर सकते हैं लग रहा है, नहीं हम करेंगे लग रहा है। पर जैसे ही जितनी, अच्छा वो भी कितनी किसको मिलेगी? जो जितना मुझसे जुड़ रहा है, जो टीचर से जितना कनेक्ट हो रहा है। वही एकलव्य वाली बात है, जो जितना % में एकलव्य बनेगा उतनी द्रोणाचार्य जी से ले रहा है अपनी शिक्षा, अपनी जो भी उनकी ऊर्जा है। कोई हो सकता है इस बात को पूरा पकड़ ले, वंस एंड फॉर ऑल पकड़ ले, पूरी लाइफ उसकी चेंज हो जाए, पूरी पर्सनैलिटी बदल जाए। वो उसकी काबिलियत होगी, उस बच्चे की काबिलियत होगी, उस शिष्य की काबिलियत होगी। टीचर तो यहाँ खड़ा है सबके लिए बराबर एनर्जी लेकर। एग्जाम में कोई क्वेश्चन आता है, हाँ, जूलॉजी में, तो मैं पता है कि वो नहीं बन रहा, बट मैं एक ट्रैप रहता है कि ये बन जाएगा, इसको मैं अगर करूँगा, बट मैं गलत हो जाता है तो उसका एक -1 चला जाता है। तो ओवर कॉन्फिडेंस मतलब है ना अपने को। तुम्हें पता, देखो मैं अगर समझ रही हूँ, इसके 2 चीज़ें होती हैं। एक तो ये होता है कि 2 में कन्फ्यूजन है, पर लग रहा है मुझे B है, मैंने B लगा दिया, निकला A। एक तो ये होता है। दूसरा ये होता है कि मुझे नहीं आता है,
लेकिन फिर भी मैंने चांस ले लिया, मेरा दिल कह रहा है यार कर दो अपन तो, और अपन ने कर दिया और -1 हो गया। कौन सी कैटेगरी की बात कर रहे हो? मैम जैसे नहीं आ रहा तो एक लालच रहती है कि नंबर लालच रहती है, हाँ बैठो। तो बेटा वो तो बड़े बुजुर्ग कह गए लालच बुरी बला है। बैठिए। मेरा 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 मानना ये है, मैं इस चीज को जैसे लेती हूँ, लालच आता है, मैं इसे ऐसे लेती हूँ कि मैं ये मानकर चलती हूँ कि उस दिन मेरी किस्मत सबसे बर्बाद है। ये मेरा तरीका है। मैं अपने आप को नेगेटिव रखती हूँ कि आज मेरा सबसे बुरा दिन है, आज मेरी किस्मत बिल्कुल नहीं चलने वाली है, तो जो मुझे नहीं आता वो मैं नहीं करूँगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं एक छोटी सी बात बताती हूँ। सपोज करो कि मुझे आज आपका लेक्चर लेने आना है और मान लो कि मेरे हॉस्पिटल में एक के बाद एक कुछ उल्टा सीधा चल रहा था, थोड़ा मेरे को इरिटेशन भी हो रहा था, मे बी थोड़ा थोड़ा कुछ गुस्सा भी आ रहा है, कुछ घर में हो गया, कुछ भी। तो मैं जब आपकी क्लास लेने आऊँगी ना, तो मैं डबल केयरफुल हो जाती हूँ रास्ते में, क्योंकि मुझे समझ आ जाता है कि आकांक्षा आज तो गड़बड़ समय है, आज तो डबल कॉशियस हो जाना, क्योंकि ऐसा नहीं हो कि वो जो बुरा समय आया है वो चिड़चिड़ाहट, वो गुस्सा किसी बच्चे पे निकल जाए, वो दिल पे ले ले, वो बेचारा डाउन हो जाए। तुमने तो बोल दिया, टीचर्स कई बार होता है बोलते नहीं है ये कॉपी जरूर, बोर्ड में बोलते थे ना ये कॉपी जरूर, वो इन्विजिलेटर बीवी से लड़के आया होगा, उसने चेक करी इसलिए मेरे कम नंबर दे दिए। तो ऐसा नहीं हो कि तुम्हारी बात से कोई आहत हो जाए, तुम कुछ गलत बोल दो, किसी पे गुस्सा कर दो और वो बेचारा नेगेटिव हो जाए, आप तो भूल गए, आपको तो याद भी नहीं रहा कि आपने उसकी डांट लगाई थी। तो मैं डबल केयरफुल हो जाती हूँ उस दिन पर्टिकुलरली। तो आप मान के चलो कि नीट के दिन मेरी सबसे बुरी किस्मत है, उस बुरी किस्मत में सिलेक्ट होना है, और अभी से प्रैक्टिस करो उन क्वेश्चंस को छोड़ने की। देखो ये एक लत है, ये एक लत है। ना आती हुई चीज को कर दो यार, वो सबको +4 दिखता है, वहां पर होपफुल हो जाते हैं सबको +4 दिखता है, किसी को -1 नहीं दिखता। ये हैबिट है। आप मेरे कहने पे एक चीज ट्राई करो, अगर आपको 50-50 भी लग रहा है 2 ऑप्शंस में, तो छोड़ दो। देखो अगर आता ही नहीं है, अगर पढ़ा ही नहीं है, 100% छोड़ दो, 100%। नंबर 2, आता है, 2 में कंफ्यूजन है, 50-50 कंफ्यूजन है, छोड़ दो। आता है, पढ़ा है, 2 में कंफ्यूजन है, 60-40, 70-30 लग रहा है, लगा दो। इसे बोलते हैं कैलकुलेटेड रिस्क लेना। कैलकुलेटेड रिस्क, तुक्का नहीं मारना। अब ये आप आज से शुरू करो, अब से जो भी टेस्ट दोगे। अब इसमें होगा क्या, जब आप मेरे कहने पर ऐसा करोगे तो कई बार ऐसा होगा कि जो क्वेश्चन आप पूरा छोड़कर आए हैं 50-50 के कारण, या आपने पढ़ा ही नहीं था, आपको लग रहा था चलो ए लगा देता हूं, आपने मेरे कहने पर उसे छोड़ दिया और आप बाहर आए और सच में ए निकला। आप मुझे एक आध गाली बकोगे, बोला ये सब उल्टा सीधा सिखा गई, 1.5 घंटा अलग बर्बाद कर गई। लेकिन मैं आपको ये बात लिख कर दे रही हूं कि फाइनल नीट के दिन ये चीज आपको बेनिफिट देगी। हो सकता है शुरू में ऐसे क्वेश्चंस आए, हो सकता है 4 छोड़ो और चारों वही थे जो आप तुक्का लगाना चाह रहे थे, और आप मुझे एक की जगह 4 गालियां दो, ऐसा भी हो सकता है, दे लेना कोई बात नहीं। लेकिन ये हैबिट बनाओ, ये नीट वाले दिन बेनिफिट कर देगी। पर रिस्क लेना भी है, पर वही रिस्क लेना है जहां पर एक कम से कम 60 और एक 40, कम से कम कुछ पेज नंबर याद आ रहा है, कोई लाइन याद आ रही है, तो ही आंसर लगाना, वरना मत लगाना। ये मैं अपने अनुभव से बोल रही हूँ। हाँ, किसी की बहुत अच्छी किस्मत है तो फिर आप आपका जानो, पर मैं तो सोच के चलती हूँ। हाँ बेटा। जैसे अभी लगता है कि मुझे भी पढ़ना है, बैठ के सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो 30-40 मिनट सही पढ़ते हैं, उसके बाद दूसरे सब्जेक्ट पे ध्यान जाता है कि ये क्वेश्चन उसके ये भी करना है, वो भी करना है, वो चीज़ माइंड में बड़ा। बिल्कुल ये सही बोल रहा है कि एक चीज़ पढ़ते हुए थोड़ी देर पढ़ भी ली, फिर दूसरा सब्जेक्ट या दूसरा क्वेश्चन या दूसरा टॉपिक वो दिमाग में आता है, डराता है, डाइवर्ट होते हैं। मेरा उसके लिए ये कहना है, मैं हमेशा एक मस्ट डू, कैन डू और डोंट डू MCD लिस्ट बनाने की हैबिट डालती हूँ स्टूडेंट्स को। एक दिन पहले, शॉर्ट में बात करें तो एक दिन पहले आप अपनी प्लानर बनाओ। आपको मालूम है कि कल आपकी क्लासेस कौन कौन सी हैं, उसके अलावा कितना एक्स्ट्रा टाइम है आपके पास। आपको सैटरडे के लिए फ्राइडे रात पता होना चाहिए कि मैं उस समय में क्या क्या करूँगा ही करूँगा। तकरीबन कितना टाइम लगेगा आप जानते हैं? क्या है जो अगर मैंने जल्दी निपटा लिया, थोड़ा सा और एक्स्ट्रा टाइम दे दिया तो कर सकता हूँ, और क्या नहीं करूँगा। इसे लिखिए, एक रफ रजिस्टर बना लीजिए। लिखने से चीज़ें ठोस हो जाती हैं बजाय सोचने के। केवल जैसे आप उसे लिखते हैं वो ठोस हो जाता है, ये साइंटिफिक रिसर्च है। तो आप प्लान्ड वे में स्टडी करो और
सपोज आपने 40 मिनट्स का टारगेट बनाया है कि मैं 40 मिनट्स फिजिक्स करूंगा, तो 40 मिनट्स करोगे आप। आपको बैठना है, आपका मन लगे, दूसरे सब्जेक्ट की टेंशन हो, टेंशन हटेगी नहीं, डर आएगा, आने दो, अपने दिमाग को बोल भैया तू डरता रहे, मैं क्या करूं, 40 मिनट तो फिजिक्स पढ़नी है मेरे, आने दो, होने दो। ऐसा नहीं होगा, वो सब हटेगा किससे, इससे। वो सब धीरे धीरे आपकी जितनी ऊर्जा बढ़ेगी उतना आप अपने माइंड पे कंट्रोल कर पाएंगे। उसे पैरेलल चलने दो और आप अपना प्लानर फॉलो करते चलो, वो भी चलता रहेगा, प्लानर भी चलता रहेगा। अभी क्या होता है, 40 मिनट का सोचा था, 20 मिनट बाद डर आ गया, डरने लग गए, डरने लग गए, डरने लग गए, डरने लग गए, टाइम वेस्ट हो गया। आता रहे भाई, तू डर आता रहे, आता रहे, आता रहे, आता रहे, पढ़ लूंगा, पढ़ लूंगा, अभी तो इसका टाइम है, अभी तो इसका टाइम है। मैं ये सजेस्ट करूंगी कि आप थोड़ा सा टाइम निकालो संडे को और पूरा एक मोटा मोटा भूमिका बनाओ अपने रिवीजन की। आपको शायद 1 से 1.5 घंटा लगे ये प्लानर बनाने में। पहले 2 मंथ्स का बनाओ, उसको वीक्स में डिवाइड करो। अगर आप इतना नहीं भी कर सकते तो आप वीकली बनाना शुरू करो, और वीकली में डेली बनाना शुरू करो, डेली का भी बनाओ। क्योंकि वीकली में क्या होता है, मंडे को अरे अभी तो पूरा वीक पड़ा है, ट्यूसडे पढ़ लेगी, ट्यूसडे पूरा वीक पड़ा है, वेडनेसडे को आधा वीक हो गया, टेंशन होना शुरू हो गई, थर्सडे फ्राइडे, अब तो पूरा वीक ही निकल गया और पूरा वीक बर्बाद हुआ है किसी के साथ ऐसा। इसीलिए डेली का प्लानर बनाओ, डेली का प्लानर बनाओ, सिर्फ उस समय पर फोकस करो, सिर्फ प्रेजेंट पर फोकस करो, प्लानर बना के पढ़ो, है ना। टाइम डिसाइड करो, 40 मिनट, टेंशन आए आती रहे, आती रहे, आती रहे, और ये करने से टेंशन भी कम होने लग जाएगी। ठीक है, और बोलिए। हाँ जी, लास्ट ईयर नीट दिया, थोड़ा पास रखना। लास्ट ईयर नीट दिया था आपने। तो ऐसा हुआ था कि लास्ट 15 दिन में पीयर प्रेशर बहुत आ गया था, तो हाँ। उसके चक्कर में और पढ़ाई नहीं हो पा रही। हाँ। तो मुझे वो डर है कि वो इस बार मेरे साथ, तो पीयर्स को छोड़ दो। तो मैम जैसे होता है, डर आता है, फिर पढ़ाई मतलब और नहीं हो पाती, पता नहीं ऐसे क्या हो गया था। बेटा मैं वही तो कह रही हूँ आप लोगों को, आखिरी के 15 दिन अगर आपको डर आ रहा है ना, मतलब आप अच्छे स्टूडेंट हो, आपने पूरा साल पढ़ा है, तो अभी आपको डर आ रहा है। डर आना तो अच्छा साइन है। डर उसी को आएगा जिसने कुछ किया है, जिसने कुछ किया ही नहीं उसको तो डर ही नहीं आएगा। नो स्टडी, नो डाउट, नो डर, नो फियर, नो एंजाइटी। तो डर तो आएगा, और ये डर ना बढ़े, ना हमारी पढ़ाई को अफेक्ट करे, ना हमारी नेगेटिव मार्किंग बढ़ाए, ना हमें क्वेश्चन में सिली मिस्टेक करवाए, उसके लिए आपको अपनी ऊर्जा बढ़ानी पड़ेगी। वन स्टॉप सॉल्यूशन। आप ऐसा सोच नहीं सकते कि इस बार मैं नहीं डरूंगा। मुझे एक बात बताओ, कौन है जो डरना चाहता है? जैसे अपन बोलते हैं ना, कौन स्टूडेंट है जो फेल होना चाहता है, कौन स्टूडेंट है जो कम नंबर लाना चाहता है? कोई नहीं चाहता, फिर भी आ रहा है। हर कोई चाहता है मैं अच्छा करूं, अच्छा पढ़ूं, अच्छा मेरा नाम हो, सब मेरी तारीफ करें। ऐसे बेटा कोई डरना नहीं चाहता, कोई डिप्रेस होना नहीं चाहता, कोई एंशियस होना नहीं चाहता, पर ये हो रहा है। अब उसका कारण कुछ भी हो, हमारी फैमिली में हो, हमारी अपब्रिंगिंग में हो, हमारे चाइल्डहुड में हो, वो कारण कहीं भी है। अब उस कारण को तो अपन नहीं बदल सकते, वो अपने कंट्रोल में नहीं है। घर परिवार, रिश्तेदार, दोस्त यार, जो भी जहाँ से भी वो नेगेटिविटी आ रही है उसको तो अपन नहीं हटा सकते। हाँ, ये ज़रूर कर सकते हो, अगर कोई बहुत टॉक्सिक इंसान है तो उसे पूरा हटा दो लाइफ से, उसे टोटल हटा दो, उसको टोटल नेगेटिव कर दो। ठीक है, आप लोगों ने 10 मिनट लेट शुरू किया था ना, वो वाला 10 मिनट हम लोग अभी ले रहे हैं। ठीक है, तो वो बिल्कुल टॉक्सिक इंसान को अपनी लाइफ से हटा दो और इन सब को फॉलो करो। इसमें से जो भी ठीक लगता है आपको, है ना, आई होप ये आपको हेल्प करेगा। ठीक है, चलो, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।